हेलो दोस्तों, नोवेल एडिट चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्टोरी एंजॉय करेंगे। 411 रिव्यू कमेटी। सूचना ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि यह कोई साधारण सभा नहीं है। कर्ली हेड बबून्स रिसर्च सोसाइटी के अधिकांश सदस्य टोलियों में बढ़कर बातचीत नहीं कर रहे थे। इसके बजाय वे अपने अपने तय स्थानों पर खड़े हो गए और अपनी निगाहें उस विशाल धब्बेदार पत्थर की कुर्सी पर टिका दीं। हमारे बीच बहुत सारे गद्दार हैं। बहुत सारे गद्दार। भले ही एकेडमी से प्रोफेसर और अन्य लोगों को लूमियन का संकेत मिल चुका था, फिर भी उन्हें उम्मीद नहीं थी कि समस्या इतनी गंभीर होगी। ये सिर्फ एक गद्दार नहीं था, ये तो पूरा झुंड था। प्राचीन महल, भले ही जर्जर था, अचानक शोरगुल से भर गया। कर्ली हेड बबून्स रिसर्च सोसाइटी के कुछ सदस्य संदेह में थे, तो कुछ तुरंत चौकन्ने हो गए और हर किसी पर शक करने लगे। कुछ को लगा कि कोई समस्या जरूर है, लेकिन उन्हें नहीं लगा कि हालात गैंडाल्फ के कहे अनुसार इतने बिगड़े हुए हैं। जब वे आपस में फुसफुसा रहे थे, काले आवरण में ढकी हुई हेलर ने ठंडी आवाज में कहा, पहले हम पीड़ितों में से एक से उसका अनुभव साझा करवाते हैं। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, फिर भी वह रात की खामोशी को चीरते हुए कर्ली हेड बबून्स रिसर्च सोसाइटी के हर सदस्य तक पहुंची। फिर उसने अपनी दृष्टि उस ओर मोड़ी जहां अकेडमी टीम खड़ी थी। हेलर के इरादे को समझते हुए लूमियन आत्मविश्वास के साथ सीढ़ियां चढ़ा और उस विशाल, प्राचीन, धब्बेदार पत्थर की कुर्सी के पास खड़ा हो गया। उसने ये सोचकर ऑरर की भावनाओं को उभारा कि अगर उसे अपनी मौत का सच पता चलता तो वह कैसी प्रतिक्रिया देती, और गहरी, गूंजती आवाज में बोला, 1 अप्रैल को मैंने अप्रैल फूल्स टीम की मैड लेडी से सोल समनिंग स्पेल नाम का एक मंत्र प्राप्त किया। बिना किसी अतिरिक्त बढ़ोतरी के लूमियन द्वारा ऑरर की आवाज की नकल ने नेशन ऑफ द एवेनाइट में व्याप्त कंसील्ड शक्ति का सहारा लिया, जिससे वहां मौजूद हर व्यक्ति उसे साफ साफ सुन सका और कहीं भी कोई रिसाव नहीं हुआ। ये साफ था कि हेलर ने उसकी सहायता की थी। लूमियन, जो वास्तव में वॉलॉक नहीं था, स्वयं कोई सहायक मंत्र इस्तेमाल नहीं कर सकता था। ये खुलासा सुनते ही कर्ली हेड बबून्स रिसर्च सोसाइटी के अधिकांश सदस्यों का ध्यान महल की उस दरार की ओर गया जहां अप्रैल फूल्स टीम मौजूद थी। उन्होंने मैड लेडी और उसकी टीम के कई सदस्यों की स्पष्ट अनुपस्थिति को नोटिस किया। अब वे यह अनुमान लगा सकते थे कि गद्दार किस समूह से जुड़े थे। जिन लोगों के साथ अप्रैल फूल्स टीम ने पहले शरारतें की थीं, उन्हें भीतर ही भीतर एक तरह की संतुष्टि महसूस हुई। लूमियन ने अपनी कहानी जारी रखी। उसने तुरंत लोकी और आई नो समवन की स्वीकृतियां उजागर नहीं की। इसके बजाय उसने ऑरर की भावनाओं को फिर से रचा। आई नो समवन पर भरोसा, घर लौटने की तड़प, सुरागों के प्रति जुनून, मैड लेडी के दावों के प्रति आकर्षण, सोल समनिंग स्पेल का उपयोग करने के बाद उसकी यादों से जुड़े एक आत्माखंड को पाकर डर और बेचैनी, और फिर एक अलग व्यक्तित्व में विभाजन। आई नो समवन से इलाज की बेताब तलाश, बार बार सुधार और फिर बार बार बिगड़ने से उपजी बेबसी और भय। बोलते बोलते लूमियन की बेचैनी बढ़ती गई। कई बार वह सिसकियों को रोकता हुआ दिखा। इसका एक हिस्सा उसके अपने पछतावे से उपजा था। वह पहले ऑरर की असामान्य भावनाओं और स्थिति को पहचान नहीं पाया था। अपने करीबी लोगों के प्रति उसका सहज रवैया उसे सूक्ष्म बदलावों को नजरअंदाज करवा गया। जब तक उसे हालात की गंभीरता का एहसास हुआ, तब तक सब कुछ हाथ से निकल चुका था। इसी दौरान जैसे जैसे वह ऑरर को याद कर रहा था और उसका रूप धारण कर रहा था, उसकी खंडित आत्मा जैसे मुहर की सीमा पर हिलने लगी और उसके अपने मन पर असर डालने लगी। अपने बयान के अंत के करीब पहुंचते हुए लूमियन ने गहरी सांस ली। मैं इस वजह से मौत के बहुत करीब पहुंच गया था। सौभाग्य से आखिरी पल में मुझे सहायता मिली और मैं अपने विभाजित व्यक्तित्व को सील करने में सफल रहा। यही कारण है कि मैं लगभग आधे साल तक सभाओं में अनुपस्थित रहा। अब बातचीत की बागडोर हेलर ने संभाली। जब हेलर ने कर्ली हेड बबून्स रिसर्च सोसाइटी के सदस्यों के बीच बढ़ते डर और चिंता को देखा, तो उसने लोकी के मगल के प्रति किए गए उपहास और आई नो समवन की जटिल साजिशों का वर्णन किया। इस खुलासे ने अधिकांश सदस्यों के भीतर गुस्से की आग भड़का दी और वे मगल तथा हेलर के कदमों के पीछे के कारणों को समझने लगे। हेलर ने इकट्ठा भीड़ पर नजर डाली और आगे कहा, मगल ही उनकी दुष्टता का एकमात्र शिकार नहीं था। वे कई ऐसे सदस्यों को भी निशाना बना चुके हैं जिनकी असमय मौत हो गई या जो लापता हो गए। अब हम कुछ गवाहों को आमंत्रित करते हैं। इसके साथ ही ब्लैक अर्थ सहित अप्रैल फूल्स टीम के कुछ सदस्य एक एक करके मंच पर आए और जो कुछ वे जानते थे उसे साझा किया। उनकी गवाही ने कर्ली हेड बबून्स रिसर्च सोसाइटी के सदस्यों की रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी और उनके मन में एक स्थायी भय छोड़ दिया। ये साफ हो गया कि अगर मगल बच न पाता और उनकी असली सूरत उजागर न करता, तो न जाने कितने और लोग उनकी साजिशों का शिकार बन जाते। गवाहों के बयान समाप्त होने के बाद प्रेसिडेंट गैंडाल्फ ने डायरी और वस्तुओं सहित सबूत पेश किए। अंत में उसने सभा को संबोधित किया, आई नो समवन की स्वीकारोक्ति के आधार पर हमने लोकी के उन साथियों को खत्म कर दिया है जो अन्य टीमों में घुसे हुए थे। उनमें से पेटिग्रू ने अपराध बोध से दबकर आत्महत्या कर ली। वह एक अच्छा इंसान था, लेकिन उसमें दृढ़ता और साहस की कमी थी। अगर वह पहले हेलर और मुझसे संपर्क करता और स्थिति का बेहतर संकेत देता, तो कई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं टल सकती थीं।
उसे यह भारी बोझ नहीं उठाना पड़ता। सभा में आहें गूंज उठी और गैंडाल्फ की गूंजती आवाज और भी सशक्त हो गई। साथियों, हमने केवल उन्हीं साथियों से निपटा है जिनके बारे में आई नो समवन को जानकारी थी। ये पूरी तरह संभव है कि अब भी अलग अलग टीमों में लोकी के प्रति निष्ठावान जासूस छिपे हों। मैं प्रस्ताव रखता हूं कि एक रिव्यू कमेटी का गठन किया जाए जिसमें हेलर, मैं स्वयं और 3 अन्य भरोसेमंद साथी हों जिन्होंने पहले ही आपसी समीक्षा से गुजर लिया है। हमारा उद्देश्य शेष सदस्यों का आकलन करना और किसी भी छिपे खतरे को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। हम लोकी और उसके सहयोगियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करेंगे। कर्ली हेड बबून्स रिसर्च सोसाइटी के सदस्यों ने हिचकिचाहट दिखाई क्योंकि उन्हें डर था कि इस कदम से उनके रहस्य और वास्तविकताएं रिव्यू कमेटी के सामने उजागर हो जाएंगी। अगर इस समिति में कोई महत्वाकांक्षी व्यक्ति होता तो वह इस जानकारी का दुरुपयोग कर सदस्यों को नियंत्रित कर सकता था, जो लोकी के गिरोह से भी बड़ा खतरा बन सकता था। गैंडाल्फ उनकी चर्चा का इंतजार करता रहा, फिर बोला, अत्यधिक चिंता मत कीजिए। हमारी समीक्षा प्रक्रिया आपके निजी रहस्यों या वास्तविक पहचान में नहीं जाएगी। मुख्य उद्देश्य एक कठोर अनुबंध तैयार करना है जो ये सुनिश्चित करे कि रिसर्च सोसाइटी के सदस्य एक दूसरे को नुकसान न पहुंचाएं। हर कोई इस पर हस्ताक्षर करेगा और इसे अपोलो द्वारा नोटरीकृत किया जाएगा। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं कि आप किस देवता को मानते हैं, आपका वास्तविक पेशा क्या है या आपके छिपे रहस्य क्या हैं। जब तक आप कोई खतरा नहीं है और किसी छिपे टाइम बम की तरह नहीं बनते, तब तक आप ठीक रहेंगे। ये सीमा अनुबंध में स्पष्ट रूप से लिखी जाएगी। अपोलो, जो 5 उपाध्यक्षों में से एक था, पहले एक अलग उपनाम से जाना जाता था, लेकिन एक दिन उसने अचानक विशाल पत्थर की कुर्सी के पास आकर अपने नए नाम की घोषणा की थी। वह पहले ही गैंडाल्फ और हेलर की जांच में सफल हो चुका था। पूर्ण शरीर आत्मा समीक्षा की तुलना में एक दूसरे की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला बाध्यकारी अनुबंध पर हस्ताक्षर करना कर्ली हेड बबून्स रिसर्च सोसाइटी के सदस्यों को कहीं अधिक स्वीकार्य लगा। हाथ उठाकर मतदान के बाद रिव्यू कमेटी लगभग सर्वसम्मति से गठित हो गई। समिति में 5 सदस्य थे, प्रेसिडेंट गैंडाल्फ, वाइस प्रेसिडेंट हेलर, वाइस प्रेसिडेंट अपोलो, सैंक्चुरी टीम से हिडन ब्लेड और अकेडमी टीम से हेडमास्टर। हेलर ने शुरू में मगल को रिव्यू कमेटी में शामिल करने का सुझाव दिया था, लेकिन लूमियन को लगा कि चूंकि वह वास्तव में मगल नहीं है, इसलिए उसके लिए यह पद संभालना उचित नहीं होगा। इसलिए उसने हेलर का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। मतदान पास होने के बाद लूमियन ने हिडन ब्लेड फ्रैंकर को बड़बड़ाते सुना, इंसान आज भी वैसे ही हैं। अगर तुम खिड़की खोलने की बात करोगे तो बहुत से लोग विरोध करेंगे, लेकिन अगर तुम छत तोड़ने की बात करोगे तो वे खुशी खुशी खिड़की खोलने की इजाज़त दे देंगे। जब उसने मगल की नज़र पड़ी तो हिडन ब्लेड फ्रैंकर ने जोड़ा, मैंने ऐसा नहीं कहा। इसके बाद सदस्य अनुबंध की शर्तों पर चर्चा करने के लिए समूहों में बढ़ गए। उनका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि उसमें कोई अनावश्यक सामग्री न हो और वह गद्दारों तथा हानिकारक कार्यों को बिना किसी छेद के प्रभावी ढंग से उजागर कर सके। जब लूमियन सीढ़ियों से नीचे उतरा तो उसने देखा कि हिडन ब्लेड फ्रैंकर एक लंबे व्यक्ति से बात कर रही थी जिसने शेर के आकार का मुखौटा पहना हुआ था। मगल, तुम भी मार्केट डिस्ट्रिक्ट में हो? उस व्यक्ति ने पूछा। 007, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? फ्रैंकर ने जानबूझकर जिज्ञासा जताते हुए पूछा। वह 007, जो त्रिय की एक आधिकारिक शाखा से जुड़ा था। लूमियन ने सिर हिलाया और हल्की मुस्कान दी। सिर्फ इसलिए कि तुम मार्केट डिस्ट्रिक्ट में सक्रिय हो, इसका मतलब यह नहीं कि तुम वहीं रहते हो। ये सही है, 007 ने कहा, फिर हिडन ब्लेड की ओर हल्के मजाक के साथ मुड़ते हुए बोला, तुमने मुझे उस रात की उस डरावनी आभा के बारे में पहले ही बताया था और आज तुमने लोकी और दूसरों के विश्वासघात का जिक्र किया। अगर मैं ये जोड़कर न समझ पाता कि उस रात मार्केट डिस्ट्रिक्ट में मैडम हेलर, तुम और मगल ने मिलकर लोकी और आई नो समवन से निपटा था, तो अजीब ही होता। इसके अलावा मैंने ब्यूरो 8 से एक मार्ionetist के गायब होने की खबर भी सुनी थी और वह लोकी की क्षमताओं से मेल खाती थी। ये कहते हुए 007 ने हिडन ब्लेड और मगल को उलझन भरी नज़र से देखा। तुम में से कोई भी हंटर पाथवे का बियॉन्डर नहीं है। उच्च अधिकारियों को संदेह था कि वह भयावह आभा हंटर पाथवे के किसी उच्च स्तरीय बियॉन्डर से निकली थी। क्या हम वह डरावनी आभा खुद बना सकते हैं? वह जरूर किसी बाहरी स्रोत से आई होगी। फ्रैंकर सच बोल रही थी, लेकिन वह जानबूझकर उसे चार्म्स, सील्ड आर्टिफैक्ट्स और ऐसे ही विचारों की ओर मोड़ रही थी। 007 धीरे धीरे सिर हिलाते हुए सोच में डूब गया। इसी बीच लूमियन ने उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए पूछा, ब्यूरो 8 का उस गायब मार्ionetist के बारे में आधिकारिक रुख क्या है? वे क्यों मानते हैं कि वह गायब हो गया? शेर का मुखौटा पहने 007 ने सोचने के लिए एक पल लिया और फिर बोला, मैंने सिर्फ अफवाहें सुनी हैं कि वह मार्ionetist कुछ गोपनीय जानकारी के साथ गायब हुआ। ये सच नहीं है, फ्रैंकर ने अभिनय छोड़ते हुए कहा। 007 पहले ही समझ चुका था कि उस रात की सच्चाई में वे दोनों हेलर के साथ मिलकर लोकी से निपटे थे। लोकी के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। 007 ने उससे बहस नहीं की और अफवाहों पर बात जारी रखी।
और वह गोपनीय जानकारी किसी गुप्त संगठन द्वारा छोड़े गए खजाने से जुड़ी लगती है। छोड़ा गया खजाना लूमियन और फ्रैंकर दोनों को आई नो समवन द्वारा बताए गए कैसल डिलन की याद आ गई। उस रहस्यमय महल का स्थान अब भी अज्ञात था और लोकी के सपनों में एक ऊंचा भयावह प्राचीन महल दिखाई देता था। 007 ने आगे कहा, ब्यूरो 8 के कुछ सदस्य ये भी मानते हैं कि उस रात की डरावनी आभा का संबंध उस गायब मारियनेटिस्ट से है। एंटवान नाम का एक इंटेलिजेंस सुपरवाइजर बार बार और विवरण मांग रहा है। एंटवान, उसे लगता है कि लोकी का गायब होना संयोग नहीं था और उसके साथ कुछ हुआ है। लूमियन ने मन ही मन इस नाम को नोट कर लिया। अफवाहें सुनाने के बाद 007 ने मगल की ओर देखते हुए आधे मजाक में कहा, बेहतर होगा कि तुम मार्केट डिस्ट्रिक्ट से दूर रहो। हिडन ब्लेड ने वहां काफी हलचल मचा दी है। ये बहुत खतरनाक है। किसने कहा? सुरक्षा तो साफ तौर पर बेहतर हुई है, फ्रैंकर ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। जब से उसने और लूमियन ने पॉइजन स्पर मॉब के नेताओं को गिराया था, सैववा मॉब ने पूरे मार्केट डिस्ट्रिक्ट पर नियंत्रण कर लिया था। गैंग लड़ाइयों, गोलीबारी और हत्याओं की संख्या काफी घट गई थी और सुरक्षा बेहतर हो गई थी। 007 ने आह भरते हुए कहा, यह सिर्फ सतह पर है। अलौकिक शक्तियों से जुड़ी घटनाएं पहले से ज्यादा हो गई हैं। पता नहीं मुझे लंबी छुट्टी कब मिलेगी। लूमियन मगल की भूमिका में कुछ देर 007 से बातचीत करता रहा और फिर अकेडमी टीम की ओर लौट गया। काली तितली का मुखौटा पहने प्रोफेसर उसके पास आए और हल्की सी आह भरी। मुझे डर था कि हिडन सेज की फुसफुसाहटों के कारण तुम्हारे साथ कुछ हो गया है और तुम्हें ठीक होने में समय लग रहा है। किसे पता था कि इसके पीछे लोकी का गिरोह था। लोकी और उसके गिरोह को कोसने के बाद उसने पुष्टि के लिए मगल की ओर देखा। क्या तुमने गौर किया है कि हाल के महीनों में हिडन सेज की फुसफुसाहटों में कोई परेशान करने वाला बदलाव आया है? और की ग्रिमवाज में इसका कोई उल्लेख नहीं था। लूमियन ने पल भर सोचा और हल्की कड़वाहट के साथ उत्तर दिया, कुछ खास नहीं। जैसा कि तुम जानती हो, इस साल के शुरुआती महीनों में मैं सोल समनिंग स्पेल से प्रभावित हुआ था। मेरी मानसिक स्थिति अस्थिर थी और हाल ही में मैंने अपने व्यक्तित्व का एक हिस्सा सील किया है। मेरे शरीर से जुड़ी समस्याएं अभी पूरी तरह सुलझी नहीं हैं। मैंने वॉल ऑफ पोशन को पहले ही पचा लिया था और आगे बढ़ने के लिए सामग्री जुटाने की योजना बना रहा था, लेकिन अब ऐसा करने की हिम्मत नहीं है। प्रोफेसर ने बात समझी और चेतावनी दी, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। जब तक तुम्हारी मानसिक समस्याएं पूरी तरह हल न हो जाएं और तुम अपनी सामान्य स्थिति में न लौट आओ, तब तक पोषण पीने के बारे में मत सोचना। उसकी आवाज़ धीमी हो गई जब उसने आगे कहा, मैंने देखा है कि हाल में हिडन सेज की फुसफुसाहटें ज़्यादा जीवित ज्ञान प्रकट कर रही हैं। यह ऐसा ज्ञान है जो सक्रिय रूप से लोगों को ढूंढता है और ज़बरदस्ती उनके मन में घुसना चाहता है। यह मिस्ट्री प्रायर पाथवे के बियॉन्डर्स के लिए और भी खतरनाक हो जाता है। ज्यादा ज्ञान जो सक्रिय रूप से लोगों का पीछा कर रहा है। क्या हिडन सेज का स्वभाव बदल गया है? लूमियन ने अपनी बहन ऑरा से नॉलेज पस्यूआ के बारे में सुना था, इसलिए वह भ्रमित नहीं हुआ। उसने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, मैं सावधान रहूंगा। प्रोफेसर ने और दबाव नहीं डाला और एसोसिएट प्रोफेसर तथा अकेडमी टीम के अन्य सदस्यों के साथ अनुबंध की बारीकियों पर चर्चा जारी रखी। मगल लूमियन ने भी उस बातचीत में हिस्सा लिया। टीमों को अपने सदस्यों की राय एकत्र करने, दस्तावेज बनाने और उन्हें रिव्यू कमेटी को सौंपने में आधे घंटे से अधिक समय लगा। गैंडाल्फ, हेलर और अन्य सदस्यों द्वारा सावधानीपूर्वक समेकन, स्वीकृति और अस्वीकृति के बाद, और सभी कर्ली हेड बबून्स रिसर्च सोसाइटी सदस्यों के सामूहिक विमर्श के साथ अनुबंध की शर्तें बड़े परिश्रम से अंतिम रूप दी गईं। ये स्पष्ट नहीं था कि क्या सभी ने चुपचाप नेशन ऑफ द एवेनाइट में प्रवेश करने पर सहमति जताई थी, लेकिन इस सभा में ट्रांसमाइग्रेटर्स भी शामिल थे। कर्ली हेड बबून्स रिसर्च सोसाइटी के सदस्यों का एक ही प्रकार या एक ही दुनिया से होना आवश्यक नहीं था। हेलर इस बात से अवगत थी, लेकिन उसने इसे उठाया नहीं। इससे लूमियन पूरी तरह से शर्तें पूरी कर सका और स्वेच्छा से अनुबंध की सीमाओं का पालन कर सका। वह रिसर्च सोसाइटी के सदस्यों की पृष्ठभूमि की गुप्त जांच नहीं करेगा और न ही जानबूझकर एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएगा। हालांकि कुछ अपवाद थे। अनुबंध ने रिव्यू कमेटी को संदिग्ध सदस्यों की जांच का अधिकार दिया, लेकिन वे अकेले निर्णय या सजा नहीं दे सकते थे। उन्हें एक विशेष सभा बुलानी होती और सभी सदस्यों को स्थिति की जानकारी देनी होती। फिर हर सदस्य दोष तय करने और सजा की मोटी सीमा सुझाने के लिए मतदान करता। लोकी और अन्य, जिनका पीछा किया जा रहा था, अब संरक्षण में नहीं थे। किसी को भी उन्हें पकड़ने का अधिकार था। अनुबंध के स्वीकृत होने के बाद लूमियन के बगल में खड़ी हिडन ब्लेड फ्रैंकर ने राहत की सांस ली और ईमानदारी से कहा, एक बार जब सब इस अनुबंध पर हस्ताक्षर कर देंगे तो रिसर्च सोसाइटी सच में एक गुप्त संगठन बन जाएगी। पहले ये बहुत ढीली थी। कई बातें केवल सबकी आत्म जागरूकता पर निर्भर थीं। लूमियन ऑरा के चेहरे का सिर्फ निचला हिस्सा दिखाते हुए मुस्कुराया और बोला, आखिरकार पहले तुम सब किसी बड़े उद्देश्य के लिए एकत्र नहीं हुए थे। तुम्हारे पास सख्त पदानुक्रम नहीं था, इसलिए मनमानी आज़ादी स्वाभाविक थी।
एक ढीले ढाले संगठन का परिपक्व होना तभी संभव था जब वह अलग अलग चुनौतियों से गुजरता। जब वाइस प्रेसिडेंट अपोलो एक विस्तृत रहस्यमय अनुबंध का मसौदा तैयार कर रहा था, विभिन्न टीमें अपनी दैनिक चर्चाओं में लौट आईं। इस बार हर टीम का मुख्य ध्यान लोकी और उसके साथियों की गतिविधियों और संभावित सहयोगियों पर था। गैंडाल्फ, हेडमास्टर, हेलर, हिडन ब्लेड और अन्य सदस्य टीम दर टीम घूमते रहे और हर सदस्य की प्रतिक्रियाओं पर करीबी नजर रखते रहे। अचानक घोड़े का भेष धारण किए रिसर्च सोसाइटी के एक सदस्य ने रिव्यू कमेटी के अपने क्षेत्र में पहुंचने से पहले ही नेशन ऑफ द एवेनाइट छोड़ने का मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। प्राचीन काल के बियॉन्डर, नेशन ऑफ द एवेनाइट के शासक, महान मदर ऑफ हेवन। आवाज प्राचीन महल में गूंज उठी, लेकिन मंत्र पूरा होने से पहले ही उसकी आंखें बंद हो गईं और वह सो गया। आसपास के कर्ली हेड बबून्स रिसर्च सोसाइटी के सदस्य पल भर के लिए स्तब्ध रह गए, फिर स्थिति समझते ही चिल्लाए। गद्दार! वह व्यक्ति लोकी के छिपे सहयोगियों में से एक था। उस मोल को निष्क्रिय करने के बाद रिव्यू कमेटी ने अपनी गश्त फिर से शुरू कर दी। 15 मिनट बाद 2 भोजन मेजों जितना बड़ा अनुबंध तैयार हुआ, जिस पर एक नोटरी की मुहर थी। थक चुके वाइस प्रेसिडेंट अपोलो ने मानसिक थकान दूर करने के लिए गैंडाल्फ द्वारा दिया गया एक पोशन पिया। इसके बाद कर्ली हेड बबून्स रिसर्च सोसाइटी के सदस्य एक एक करके सीढ़ियां चढ़े। रिव्यू कमेटी की निगरानी में उन्होंने अनुबंध पढ़ा और वर्षों से इस्तेमाल कर रहे अपने उपनामों से हस्ताक्षर किए। इस प्रक्रिया के दौरान प्राचीन महल के बाहर की धुंध और घनी हो गई, मानो किसी बाहरी हस्तक्षेप को रोक रही हो। सभी के हस्ताक्षर पूरे होते ही 3 और गद्दार उजागर हो गए। उनमें से एक ने हस्ताक्षर करने के बाद प्रकाश की मशाल का रूप ले लिया, जबकि दूसरे ने अपने पास खड़े साथी का अपहरण करने की कोशिश की, लेकिन गहरी नींद में गिर पड़ा। ये देखकर तीसरे गद्दार ने कबूल करने का फैसला किया। मतदान के बाद जिसने कबूल किया था उसे हिप्नोटिस्ट द्वारा संबंधित यादें मिटाकर रिसर्च सोसाइटी से निकाल दिया गया, जबकि बाकी 3 बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स में बदल गए। हेलर ने निष्कर्ष निकाला, गैंडाल्फ और मैं इन सदस्यों की पारिवारिक स्थिति की जांच करेंगे। अगर वे साधारण लोग हैं और कोई समस्या नहीं है, तो मेरा सुझाव है कि बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स की नीलामी कर दी जाए और धन से मुआवजा दिया जाए। यह मुआवजा उनके गलत कार्यों का इनाम नहीं था, बल्कि उन परिजनों की मदद का एक तरीका था जिनके शरीर पर कब्जा हो चुका था और जो अब उनका सहारा नहीं बन सकते थे। कर्ली हेड बबून्स रिसर्च सोसाइटी के कई सदस्य 5-6 साल पहले इस दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट हुए थे। कुछ के पास पत्नी और बच्चे थे। ये प्रस्ताव सुनकर वे भावुक हो गए और उन्हें लगा कि उनके परिवारों को सजा देना उचित नहीं होगा। लूमियन को कोई आपत्ति नहीं थी। वह खुद को अब भी इस मामले में एक बाहरी व्यक्ति मानता था। बाकी समय में लूमियन ने हिडन ब्लेड फ्रैंकर के मार्गदर्शन में विभिन्न टीमों का दौरा किया और 2 आर्टिजन्स की पहचान की जो रहस्यमय वस्तुएं बना सकते थे। उसने जल्दबाजी में आर्टिजन्स से संपर्क नहीं किया और आई नो समवन से प्राप्त हिप्नोटिस्ट बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक उन्हें सौंपने का फैसला टाल दिया। इसके बजाय वह एंथनी रीड का इंतजार करना चाहता था। एक हिप्नोटिस्ट की सहायता किसी भी समकक्ष रहस्यमय वस्तु से कहीं अधिक होती है। आखिरकार अधिकांश रहस्यमय वस्तुएं बोल नहीं सकती और न ही सलाह या मार्गदर्शन दे सकती हैं। लोकी की घटना और छिपे गद्दारों के उजागर होने के कारण कर्ली हेड बबून्स रिसर्च सोसाइटी के कई सदस्यों का उत्साह कम हो गया और उन्होंने बिना रुके जाने का फैसला किया, जिससे प्राचीन महल में लोगों की संख्या घटने लगी। प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर का दंपति, जो पहले त्रियो में एकेडमी टीम की बैठक आयोजित करना चाहते थे, ने अस्थायी रूप से यह विचार छोड़ दिया। अगले दिन दोपहर में लूमियन हाथ में रुआन मीटलोफ लिए सहजता से साल द बालब्राइज पहुंचा। दूसरी मंजिल के कैफे में प्रवेश करते ही उसकी नज़र रैट क्रिस्टो पर पड़ी। चूहे जैसी मूंछें लगाए ठिगने कद के इस तस्करी सरगना ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। लूमियन ने भौहें उठाईं और मुस्कुराते हुए पूछा, किसी मुसीबत में पड़ गए? साथ ही उसने मन ही मन सोचा, यह आदमी सीक्वेंस 8 बीस्ट टेमर है। इसके आगे सीक्वेंस 7 वैम्पायर है। अपने मौजूदा रूप के साथ देखना दिलचस्प होगा कि पोषण उसके आकर्षण और कद में कितना इजाफा करेगा। क्रिस्टो हंसा और बोला, एक बात पूछनी है। मैं फैसला नहीं कर पा रहा हूँ। लूमियन ने कुर्सी खींची और बैठ गया। और मामला क्या है? क्रिस्टो, जो एक बड़े चूहे जैसा लग रहा था, इधर उधर देखकर बोला, त्रियो केव एसोसिएशन ने मुझे अपने साथ जुड़ने का न्योता दिया है। तुम्हें क्या लगता है उन्हें मुझ में दिलचस्पी क्यों है? त्रियो केव एसोसिएशन गुफाओं की खोज और अध्ययन में रुचि रखने वाले लोगों का समूह था। समय के साथ उसने खनन को भी अपने दायरे में शामिल कर लिया और खदान मालिकों को भी जोड़ लिया। त्रियो में सबसे ज्यादा गुफाएं अंडरग्राउंड क्षेत्र में थीं। त्रियो केव एसोसिएशन का नाम सुनकर और रैट क्रिस्टो को मिले निमंत्रण पर लूमियन को शुरू में हैरानी नहीं हुई, बल्कि उसे गार्डनर मार्टिन से कभी देखा हुआ अंडरग्राउंड त्रियो का गुप्त नक्शा याद आ गया। अब लूमियन को शक हुआ कि वह नक्शा शायद त्रियो केव एसोसिएशन से ही लीक हुआ था। ये दिखने में नागरिक संगठन बड़ी संख्या में गुफा शोधकर्ताओं को समेटे हुए था। उनमें से कुछ नगरपालिका विभाग के कर्मचारी या विशेषज्ञ सलाहकार थे।
उन्हें गोपनीय अन्वेषण और निर्माण संबंधी जानकारी तक पहुंच के पर्याप्त मौके मिलते थे। ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जिन्होंने दशकों पहले हुई नगरपालिका संशोधन परियोजनाओं में भाग लिया था। वे विभिन्न सुरंगों को खोदने और सभी खदान गुफाओं को मजबूत करने के प्रत्यक्ष गवाह थे। उन्हें अंडरग्राउंड थ्रियो की गहरी समझ थी। लूमियन ने रैट क्रिस्टो की ओर देखा और सोचते हुए पूछा, क्या तुम सच में नहीं समझते कि उन्होंने तुम्हें क्यों आमंत्रित किया? रैट क्रिस्टो ने संकोच भरी मुस्कान के साथ कहा, मुझे एक अंदाजा है, लेकिन पक्का नहीं। सील, कहीं उन्होंने ये तो नहीं जान लिया कि मैं एक स्मगलर लीडर हूँ? एक व्यापारी के रूप में जिसने लंबे समय से अंडरग्राउंड थ्रियो की छिपी प्रकृति का इस्तेमाल शराब, हथियार और गोला बारूद की तस्करी के लिए किया था, क्रिस्टो की जानकारी अलग अलग सुरंगों, दूरदराज की खदानों, अंडरग्राउंड कब्रों और गुप्त कक्षों के बारे में अधिकांश केव एसोसिएशन सदस्यों से कम नहीं थी। उसके पास तो ऐसे गुप्त रास्ते भी थे जिनके बारे में दूसरों को पता नहीं था। इसके अलावा उसका उपनाम रैट था और वह एक असली बीस्ट टेमर था। अपने जानवर साथियों की मदद से उसकी टेंटेकल्स उन जगहों तक पहुंच सकती थी जहां इंसान नहीं पहुंच पाते। क्रिस्टो को शक था कि केव एसोसिएशन ने इन्हीं कारणों से उसमें रुचि दिखाई थी। यही वजह थी कि वह असहज था। चाहे बियॉन्ड क्षेत्र में उसकी बीस्ट टेमर की स्थिति हो या एक बड़े स्मगलर के रूप में उसकी पहचान, दोनों ही उसे मुकदमे तक पहुंचा सकती थीं। उसके विकल्प शायद फांसी, फायरिंग स्क्वाड, दहन, सिरकलम या किसी निम्न स्तरीय प्रयोगकर्ता में बदल दिए जाने तक सीमित होते। लूमियन हंसा, मुझे नहीं लगता कि केव एसोसिएशन में शामिल होने वाले एडवेंचरर्स कभी स्मगलिंग में शामिल नहीं हुए होंगे या उनमें बियॉन्डर्स नहीं होंगे। ये सही है, रैट क्रिस्टो ने राहत की सांस लेते हुए कहा, तो केव एसोसिएशन मुझसे कुछ कारोबार चाहती है। लूमियन ने उसे देखा और कहा, इसीलिए तुम्हें ये बात बॉस से पूछनी चाहिए थी, मुझसे नहीं। क्रिस्टो ने आवाज़ धीमी की और चापलूसी भरी मुस्कान के साथ बोला, मुझे बस डर है कि बॉस इस मौके पर मुझे कोई खतरनाक मिशन सौंप देगा। गार्डनर मार्टिन के पहले के मिशनों और गोपनीय नक्शे के आधार पर इस रैट ने बॉस की अंडरग्राउंड थ्रियो में असाधारण दिलचस्पी को भांप लिया था। उसे लगा कि अगर वह थ्रियो केव एसोसिएशन में शामिल हुआ तो गार्डनर मार्टिन उसे एसोसिएशन के कुछ सदस्यों से संपर्क करने, गोपनीय जानकारी चुराने या जोखिम भरे अभियानों में भाग लेने का आदेश दे सकता है। और इसका मतलब अक्सर खतरा होता है। उसने लूमियन से सलाह इसलिए ली थी क्योंकि वह अपने सहकर्मी को शक्तिशाली, जानकार और तेज दिमाग वाला मानता था, और इसलिए भी कि वह पहले से किसी पर जिम्मेदारी डालने का रास्ता निकालना चाहता था। वह पहले ही तय कर चुका था कि वह थ्रियो केव एसोसिएशन में शामिल होगा और इसे गार्डनर मार्टिन, सैववा मॉब के बॉस, से छिपा कर रखेगा। पहले उसने लूमियन के प्रति चापलूसी दिखाई थी और एक हद तक अधीनता भी। उसके शब्दों में लूमियन की तेज सीक्वेंस उन्नति, उसकी शक्ति और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा भरी थी। अगर वह उससे दोस्ती कर लेता तो शायद किसी खतरनाक मिशन में उसकी जान बच सकती थी। गार्डनर मार्टिन को यह सब पता नहीं चलना चाहिए था, लेकिन अगर गलती से पता चल भी जाता तो क्रिस्टो आराम से सारा दोष सील पर डाल सकता था। मैं, रैट, एक गंवार और अनपढ़ आदमी हूँ। मेरा ज्यादातर समय जानवरों, मजदूरों और अंधेरे अंडरग्राउंड में बीतता है। मेरी समझ सीमित है और मैं बहुत तेज नहीं हूँ। जब भी मुझे कोई समस्या होती है मैं अक्सर सील से सलाह लेता हूँ, और उसी ने कहा था कि केव एसोसिएशन में शामिल होना एक सामान्य और निजी मामला है। लूमियन ने क्रिस्टो की ओर हल्की मुस्कान के साथ देखा। उसकी गहरी नीली आंखें और धूसर काले बाल चमक रहे थे। उसने उसके सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने पूछा, तुम काफी समय से बीस्ट टेमर हो, है ना? क्या तुम्हें पता है अगला सीक्वेंस कौन सा है? रैट के अपने जानवर साथियों के प्रति देखभाल और चिंता को देखते हुए, भले ही उसे एक्टिंग मेथड न पता हो, बीस्ट टेमर पोशन लगभग पच चुका होना चाहिए था। मुझे नहीं पता, बॉस ने नहीं बताया। क्रिस्टो की नजरें इधर उधर घूम गईं। लूमियन हंसा और बोला, जहां तक मुझे पता है बीस्ट टेमर के बाद वाला सीक्वेंस एक गुणात्मक बदलाव लाता है। ये तुम्हें हर पहलू में सुधार देगा, जिसमें लंबी उम्र और बेहतर रिकवरी वाला शरीर भी शामिल है। क्रिस्टो कुछ पूछता उससे पहले ही लूमियन ने विषय बदल दिया। इसलिए तुम्हें बॉस द्वारा दिए गए मिशन को पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए और जल्द से जल्द संबंधित इनाम हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ, क्रिस्टो ने तुरंत सहमति जताई। तभी लूमियन ने बातचीत को वापस असली मुद्दे पर लाया। वह मुस्कुराया और पूछा, क्या तुम थ्रियो केव एसोसिएशन में शामिल होना चाहते हो? क्रिस्टो हकलाया, मुझे उनकी मंशा जाननी है। और जो व्यक्ति आया था वह शालीन लग रहा था और मुस्कुराता रहता था, लेकिन मुझे उसकी हरकतों में खतरा महसूस हुआ। हाँ, खतरा, और उसके साथ जो था वह तो बिल्कुल भावहीन था। वह मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं कोई मुर्दा आदमी हूँ, कोई अपराधी जो मुकदमे का इंतजार कर रहा हो। जिज्ञासा। लूमियन ने मन ही मन हंसते हुए रैट की सोच और झुकाव को समझ लिया। गुस्से में उसने कहा, हमारे सैववा मॉब के एक नेता को धमकाने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? हमें इस बारे में बॉस को बताना चाहिए। नहीं, जरूरत नहीं। क्रिस्टो घबरा गया। केव एसोसिएशन एक अर्ध आधिकारिक संगठन है।
हम तो बस मॉबस्टर्स हैं, उनसे टकराने की कोई ज़रूरत नहीं। इससे तुम्हारा, मेरा या मार्केट डिस्ट्रिक्ट में सैववा मॉब के सदस्य रेड बूट्स का कोई भला नहीं होगा। लूमियन ने चुपचाप जीभ चटकाई और आग में घी डालकर रैट से सच्चाई उगलवाने की योजना बनाई। उसी पल नीचे सीढ़ियों पर पहरा दे रहा सरकोटा ऊपर आया और लूमियन से बोला, बॉस, त्रिय केव एसोसिएशन के 2 लोग आपसे मिलने आए हैं। मुझसे मिलने? त्रिय केव एसोसिएशन के लोग मुझसे मिलने आए हैं? लूमियन ने आश्चर्य और उलझन में बैठे रैट क्रिस्टो की ओर देखा। वह कुर्सी पर पीछे झुका और सरकोटा से बोला, उन्हें ऊपर भेजो। त्रिय केव एसोसिएशन के दोनों संपर्क अधिकारी युवा थे। उन्होंने काले औपचारिक कपड़े और नीले बोटाइज पहने थे। एक के भूरे बाल और भूरी आंखें थीं, चेहरे पर संयत मुस्कान थी। दूसरे के काले बाल और भूरी आंखें थीं और उसका चेहरा भावहीन और ठंडा था। मिलनसार संपर्क अधिकारी ने रैट क्रिस्टो की ओर नजर डाली और फिर लूमियन के चेहरे पर दृष्टि टिकाई। वह मुस्कुराया और पूछा, गुड आफ्टरनून, आयु मसियो सील डूबवा? हाँ। लूमियन देखना चाहता था कि त्रिय केव एसोसिएशन का इरादा क्या है। उसने अपने भाव छिपाए बिना मनोरंजन भरे अंदाज में पूछा, मेरे पास ऐसा क्या है जिसने आपकी केव एसोसिएशन का ध्यान खींचा? मैं कोई स्मगलर नहीं हूं जो अंडरग्राउंड त्रिय में घूमता रहता हो। क्या ये हो सकता है कि तुम्हें पता हो कि मैं कैटेकोम्स के 4थे स्तर में गया था और समारिटन विमेन स्प्रिंग का पानी हासिल किया था? या ये कि तुम्हें ये भी पता हो कि मैं आयरन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर का सदस्य हूं और एल्बर्ट माइंस जैसी कई छिपी कैटेकोम्स के बारे में जानता हूं? जोसेफ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हमारे अपने कारण हैं। अगर आप हमारी एसोसिएशन में शामिल होने के लिए तैयार होते तो आपको कारण जरूर पता चल जाता। जोसेफ से लंबे रायन ने ठंडे स्वर में जोड़ा, यह आपके लिए अच्छी बात होती। लूमियन ने कुछ सेकंड तक उन्हें देखा, फिर हंस दिया। मुझे आपकी एसोसिएशन में कोई दिलचस्पी नहीं है। भावहीन रायन ने आंखें सिकोड़ लीं। मुझे उम्मीद है कि आपको इसका पछतावा नहीं होगा। जोसेफ ने अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, शायद आपको त्रिय में हमारी केव एसोसिएशन के महत्व का अंदाजा नहीं है। दुर्भाग्य से आपने यह मौका गंवा दिया। ये कहते हुए दोनों मुड़कर जमीन तल की सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही लूमियन ने उन्हें जाते देखा, उसने हल्का सा सिर उठाया। त्रिय केव एसोसिएशन क्या कर रही है? यह मामला बिल्कुल भी सरल नहीं है। शायद यह एक अवसर हो। अगर मैं केव एसोसिएशन को नाराज कर दूं तो गार्डनर मार्टिन शायद मुझे मार्केट डिस्ट्रिक्ट में रहने नहीं देगा। आयरन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर में मेरा वर्तमान मिशन साउरॉन परिवार के पतन की जांच करना और अंडरग्राउंड का अन्वेषण कर फोर्थ इपॉक त्रिय के प्रवेश द्वार को ढूंढना है। इसका मार्केट डिस्ट्रिक्ट में टिके रहने से कोई लेना देना नहीं है। एक बार जब मैं मार्केट डिस्ट्रिक्ट छोड़ दूंगा तो मैं लोकी की नज़रों से दूर हो जाऊंगा। मैं छाया में छिपकर धैर्य से इंतजार कर सकता हूं। पता नहीं मैं साल द बाल ब्राइस के मुनाफे का हिस्सा लेते रह पाऊंगा या नहीं। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं तुरंत टेलीपोर्ट हो जाऊंगा। ये विचार मन में घूम ही रहे थे कि लूमियन ने अचानक अपने सामने रखी कॉफी टेबल पर दस्तक दी। ठक ठक की आवाज के बीच उसने जोसेफ और रायन की ओर देखते हुए शांत स्वर में पूछा, तुम्हें जाने की अनुमति किसने दी? जोसेफ और रायन अचानक रुक गए और तेजी से मुड़कर लूमियन की ओर देखने लगे। लूमियन ने उन्हें चुपचाप देखा, कोई तुरंत स्पष्टीकरण नहीं दिया। जोसेफ अपनी बनावटी विनम्र मुस्कान बनाए रखते हुए बोला, मसियो सील, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाहते हैं। लूमियन ने संयम से कहा, मैंने तुम्हें मुझसे मिलने की अनुमति दी थी, जाने की आज़ादी नहीं। यह मेरा साल द बाल ब्राइस है, तुम्हारा घर नहीं। तुम यहाँ मनमर्जी से आ जा नहीं सकते। हालांकि लूमियन ने जानबूझकर प्रोवोकेशन का इस्तेमाल नहीं किया था, फिर भी उसका रवैया, लहजा और संदेश स्पष्ट अवमानना से भरा था, मानो उसे उनके क्रोध का कोई डर ही न हो। रायन बिना भाव बदले आंखें सिकुड़ते हुए मुड़ा और लूमियन की बातों को पूरी तरह अनदेखा करते हुए सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। जोसेफ ने लूमियन की ओर देखा, फिर रायन की ओर। उसकी निगाहों में हलचल हुई, लेकिन उसने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। बिना घबराए लूमियन ने शांति से अपनी रिवॉल्वर निकाली और बिना हिचकिचाए सीढ़ियों की ओर एक गोली चला दी। धमाके की आवाज के साथ रायन एक बार फिर अचानक रुक गया। धीरे धीरे वह मुड़ा और लूमियन की ओर देखने लगा। उसकी आंखों से भारी दबाव झलक रहा था। क्रिस्टो की जेब में हल्की सी हरकत हुई जो उसकी बेचैनी और सतर्कता को दिखा रही थी। उसे आसन खतरे का एहसास हो गया था। बिल्कुल शांत रहते हुए रिवॉल्वर थामे लूमियन ने ईमानदारी से माफी मांगी, मुझे खेद है, मैं एक कंसील्ड फायरआर्म रखता हूं। कहते हुए उसने रायन और जोसेफ की ओर देखा। उसके होंठों पर निडर हल्की मुस्कान थी। जोसेफ की बनावटी मुस्कान टूट गई और उसकी जगह एक तीखी निगाह ने ले ली जो लूमियन पर टिकी थी, मानो वह मॉब लीडर के संकल्प, आत्मविश्वास और ताकत का आकलन कर रहा हो। लूमियन ने सोचा कि वह और भड़काने के लिए कहे, तुम क्या घूर रहे हो? लड़ना है तो लड़ो, नहीं तो पीछे हटो। लेकिन रैट क्रिस्टो की मौजूदगी को देखते हुए उसने यह विचार छोड़ दिया। इससे उसकी असली मंशा यानी जानबूझकर झगड़ा खड़ा करना उजागर हो जाती और गार्डनर मार्टिन को समझाना मुश्किल हो जाता।
उसकी अडिग निगाह जोसेफ और रायन पर टिकी रही। दाहिने हाथ में रिवॉल्वर थामे उसने कुशलता से सिलेंडर घुमा दिया। 10 सेकंड से अधिक की खामोशी के बाद, जिसमें रैट क्रिस्टो पसीने से तर हो गया था, जोसेफ ने फिर से विनम्र मुस्कान उड़ी और पूछा, क्या अब हम जा सकते हैं, मसियर सील? ओह, तो तुम मेरी असली मंशा, जानबूझकर गलती निकालकर कुछ कार्रवाई करवाने की समझ गए हो। तुम्हारा घमंड और आत्मसम्मान कहाँ गया? लूमियन ने मन ही मन हंसते हुए चिढ़ाने वाले स्वर में कहा। अभी नहीं। रायन ने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन जोसेफ ने उसे रोक लिया। झायों वाले, भूरे बालों और भूरी आंखों वाले उस युवक ने हल्का सा ठुड्डी उठाई और लूमियन की आंखों में आंखें डाल दीं। हमें आपकी अनुमति पाने के लिए क्या करना होगा? लूमियन की मुस्कान में हल्की निराशा थी जब उसने उत्तर दिया, मेरे सवाल का जवाब दो। तुमने क्रिस्टो और मुझे केव एसोसिएशन में शामिल होने के लिए क्यों आमंत्रित किया? मुझे याद नहीं कि मुझे गुफाओं की खोज और अध्ययन का कोई शौक हो। जोसेफ कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हमारी एसोसिएशन के केव एडवेंचरर्स ने क्रिस्टो को अंडरग्राउंड कई बार देखा है और अंडरग्राउंड क्रियर के बारे में उसके गहन ज्ञान को नोटिस किया है। वह कई छिपे रास्तों से परिचित लगता है जो हमारी केव एसोसिएशन के निमंत्रण मानदंडों से मेल खाता है। रैट क्रिस्टो ने इस व्याख्या पर कोई आपत्ति नहीं जताई। हालांकि उसकी मुख्य गतिविधियां अंडरग्राउंड स्मगलिंग से जुड़ी थीं, लेकिन पूरी तरह छिपे स्मगलिंग रास्ते नहीं होते। वे अनिवार्य रूप से उन सुरंगों और खदानों से गुजरते थे जो केव एडवेंचरर्स और क्वेरी पुलिस को ज्ञात थीं। ऐसे में कभी कभार कुछ राहगीरों से टकराना या दूर से निगरानी में आ जाना स्वाभाविक था। इस दौरान लूमियन बिना टोके आलस्य से रिवॉल्वर की नली सहलाता रहा। जोसेफ थोड़ी देर रुका, फिर आगे बोला, आपको आमंत्रित करने के 2 कारण हैं। पहला कारण अर्थ ब्लड और स्पेसिमेन है। अर्थ ब्लड और स्पेसिमेन? लूमियन ने इस कारण की बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। ज्यादा सोचे बिना, अपनी शरारती प्रवृत्ति और हाल ही में एंथनी रीड से मिली सलाह के चलते, लूमियन ने तुरंत जवाब दिया, अर्थ ब्लड और स्पेसिमेन? ओह हाँ, अब याद आया। मैंने इसे फ्लैमिंग नाम के एक पागल से पाया था। वह तो बस एक पत्थर है। मेरे लिए उसकी कोई कीमत नहीं। मुझे ये भी नहीं पता कि वह अब कहाँ है। लूमियन ने थोड़ी उदासीनता के साथ जोड़ा, लगता है वह चोरी हो गया था। मैंने उसे एक किराए के अपार्टमेंट में छोड़ दिया था। हाँ, हम जैसे लोगों के पास अक्सर सिर्फ आराम और नींद के लिए कोई जगह नहीं होती। मेरा अपार्टमेंट कई जालों से भरा था। कौन सोच सकता था कि कोई चोर वहां घुसकर अलमारी तक पहुंच जाएगा। और हैरानी की बात यह कि उसने सिर्फ अर्थ ब्लड और ही लिया, बाकी सब कुछ छोड़ दिया। उस वक्त मुझे लगा कि शायद मेरी याददाश्त गड़बड़ है। वह पत्थर पहले ही खो चुका था और कोई चोरी हुई ही नहीं। सील डूबवा के शब्द पूरी तरह सच्चे और विस्तार से भरे थे, और उसके रवैये से साफ झलक रहा था कि उसे उस और स्पेसिमेन के खोने की कोई परवाह नहीं थी। अब वह सिर्फ किसी तुच्छ वस्तु के नुकसान जैसा लग रहा था। जोसेफ और रायन ने एक दूसरे की ओर देखा और उनके रवैये में हल्का बदलाव आया। अपने अभिनय के खत्म होते ही लूमियन का दिमाग तेजी से काम करने लगा, ये समझने की कोशिश में कि त्रिय केव एसोसिएशन को अर्थ ब्लड और में इतनी दिलचस्पी क्यों है। अर्थ ब्लड की चट्टानी परत सदियों से, बल्कि सहस्राब्दियों से त्रिय के नीचे मौजूद है। उसके भीतर छिपे विशिष्ट खनिज हाल ही में सामने आकर फ्लैमिंग और अन्य खनिज शोधकर्ताओं का ध्यान नहीं खींच सकते थे। त्रिय की आधिकारिक शक्तियां और कुछ गुप्त संगठन शायद जानते हैं कि अर्थ ब्लड की चट्टानी परत के भीतर मौजूद कुछ विशेष खनिजों का संबंध ब्लड एम्परर एलिस्टार टूडॉ की मृत्यु से है। हालांकि वे उनके व्यावहारिक महत्व को नहीं समझ पाए हैं। वे केवल उन लोगों के मन को भ्रष्ट करते हैं जो उनसे संपर्क में आते हैं। उस रात मैंने अपने दाहिने हाथ पर मौजूद ब्रांड को सक्रिय किया था, जिससे त्रिय के कई उच्च स्तरीय व्यक्तियों ने उसे महसूस किया। किसी ने विभिन्न तरीकों से ब्लड एम्परर एलिस्टार टूडॉ की आभा को पहचान लिया होगा और संबंधित वस्तुओं की जांच शुरू कर दी होगी। अर्थ ब्लड की चट्टानी परत में मौजूद विशिष्ट खनिजों का ठिकाना उनकी जांच में एक अहम सुराग है। फ्लैमिंग की वस्तुएं मार्केट डिस्ट्रिक्ट के पुलिस हेडक्वार्टर्स में दर्ज की गई थीं। केव एसोसिएशन के अधिकारियों से जुड़े होने के कारण उन्होंने शायद यह मिशन स्वीकार किया और मुझ तक पहुंचे, जो फ्लैमिंग की वस्तुओं को पाने वाला व्यक्ति था। लेकिन उन्होंने सीधे पुलिस हेडक्वार्टर से किसी को क्यों नहीं भेजा? टोरिफायर, मशीनरी हाइवमिंड और ब्यूरो 8 के सदस्य सभी के पास उपयुक्त पुलिस पहचान होती है। बेशक अधिकारी एकजुट नहीं हैं। वे औपचारिक रूप से सरकार और 2 चर्चेस के बीच बंटे हैं, लेकिन व्यवहार में हर गुट के भीतर भी विभाजन है। अटर्नल ब्लेजिंग सन चर्च का ऑर्डर ऑफ प्रीचर्स ब्रदरहुड माइनर और अन्य वैचारिक गुटों से टकराता है। चर्च ऑफ द गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी में क्लॉइस्टर सिस्टम, कैथेड्रल सिस्टम के खिलाफ है। ब्यूरो 8 तो और भी मिश्रित है। कुछ सदस्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त गुप्त संगठनों से आते हैं, कुछ साउरॉन जैसे पूर्व कुलीन हैं जिनका अभी भी कुछ प्रभाव है, और कुछ ब्यूरो 8 द्वारा वर्षों में तैयार किए गए हैं। उन्हें एक साथ बांधने वाली एकमात्र चीज यह है कि ब्यूरो 8 के सदस्य आधिकारिक तौर पर किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ सकते, वरना हालात और भी अराजक हो जाएंगे।
ऐसे बिखरे माहौल में यह संभव है कि किसी गुट के भीतर एक समूह ने अर्थ ब्लड ओर से जुड़ा कोई विशेष सुराग पहचान लिया हो, लेकिन वह नहीं चाहता कि दूसरे इसके बारे में जानें। इसलिए उन्होंने पुलिस स्टेशन के सार्वजनिक चैनलों को दरकिनार कर अनौपचारिक केव एसोसिएशन के माध्यम से जांच करवाए। शायद केव एसोसिएशन के भीतर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने इस सुराग को पहचाना हो और अंडरग्राउंड भूभाग व खनिज नमूनों की गहरी समझ रखता हो। वे संभवतः सबसे कुशल पेशेवरों में से हैं। क्या इसी वजह से उन्होंने सीधे मुझसे जांच में सहयोग नहीं मांगा और इसके बजाय मुझे केव एसोसिएशन में भर्ती करने की कोशिश की? लुमियन जल्दी ही इस प्रारंभिक निष्कर्ष पर पहुंचा और उत्सुकता से जोसेफ द्वारा दूसरा कारण बताए जाने का इंतजार करने लगा। जोसेफ बोला, हमें लगा कि आपको अंडरग्राउंड खनिजों में रुचि है और आप हमारे जैसे ही विचारों वाले हैं। क्या वह सच में चोरी हो गया था या आपने उसे कहीं और रखा और भूल गए? वह चोरी ही हुआ होगा, लुमियन ने सच कहा। मुझे जबरन घुसने के कुछ निशान मिले थे। इसी वजह से मुझे अपने जमा किए हुए सोने की चिंता हुई, तो मैंने उसे बैंक में एक सेफ डिपॉजिट बॉक्स में रख दिया। जोसेफ ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, दूसरा कारण यह है कि कैंडल, जो कैटाकोम्स का एक एडमिनिस्ट्रेटर है, उसने हमें बताया कि फ्लेमिंग की राख को वहां दफनाने लाने वाले लोगों में आप कुछ असामान्य के प्रति एक खास संवेदनशीलता दिखाते थे जिसे बाकी लोग महसूस नहीं कर पाते थे। उन्होंने अर्थ ब्लड ओर से कैटाकोम्स तक कड़ी जोड़ दी। लुमियन समझ गया। मुझे नहीं पता कि आप विशेष से क्या मतलब लेते हैं। जोसेफ ने और विस्तार नहीं किया, न ही और जानकारी मांगी। उसने बस लुमियन की ओर देखा और पूछा, मसियर सील, क्या अब हम जा सकते हैं? लुमियन ने कुछ सेकंड तक उन्हें देखा, फिर धीरे से सिर हिलाया। जरूर। स्थिति ने अप्रत्याशित मोड़ ले लिया था, जिससे उसने दोनों संपर्क अधिकारियों को और भड़काने तथा केव एसोसिएशन को और नाराज करने की अपनी योजना छोड़ दी। हालांकि उसने जोसेफ और रायन को नाराज जरूर किया था, लेकिन उन्होंने भी वे जवाब पा लिए थे जो वे चाहते थे, या कम से कम उनका एक हिस्सा। भविष्य में कुछ छोटे परिणाम हो सकते थे, लेकिन कोई बड़ा टकराव संभव नहीं था। जोसेफ और रायन के सीढ़ियों से नीचे गायब होने के बाद लुमियन कुछ देर विचार में डूबा रहा। उसने रिवॉल्वर वापस रखी, खड़ा हुआ और रैट क्रिस्टो से कहा, यह मामला मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा जटिल है। मुझे इसे बॉस को रिपोर्ट करना होगा। उसने एक खतरनाक संभावना पर विचार किया। अगर यह पता चला कि साउरॉन परिवार के एसोसिएशन के जरिए विशेष अर्थ ब्लड ओर की जांच के पीछे था और उन्होंने सील डुबवा, एक मॉब लीडर और पूफर साउरॉन के किंग स्पाई गेम में अजीब व्यवहार दिखाने वाले एक अमीर व्यापारी के कथित बेटे के बीच कोई संबंध खोज लिया, तो ये बड़ी समस्या बन सकती थी। इसलिए उसे तुरंत गार्डनर मार्टिन को सूचित करना था, उसके साथ ईमानदार रहना था और किसी भी संभावित छिपे खतरे को खत्म करते हुए उपयोगी सलाह लेनी थी। आयरन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर जैसे गुप्त संगठन के इस पूरे ऑपरेशन के पीछे होने और गार्डनर मार्टिन द्वारा सौंपे गए उसके मुख्य मिशन को देखते हुए लुमियन के पास अकेले मामला संभालने का कोई इरादा नहीं था। रैट क्रिस्टो ने पल भर हिचकिचाहट दिखाई, फिर जबरदस्ती मुस्कुराकर बोला, ठीक है, काटिए द कैथेड्रल कमेमोरेटिव 11 रू देस फाउंटेन्स। लुमियन ने आगे बढ़कर अर्थ ब्लड और स्पेसिमेन की उत्पत्ति संक्षेप में समझाई। जब मैं ओबेर्ज डू कॉकडॉ में ठहरा हुआ था, मेरी मुलाकात फ्लैमिंग नाम के एक व्यक्ति से हुई, जो एक लूनेटिक था। मॉन्सोरस गोस्ट के साथ एक दुखद मुठभेड़ के बाद उसके परिवार की अजीब परिस्थितियों में मौत हो गई थी। कभी कभार उसे होश आ जाता था। हम कुछ बार साथ में पीते थे। एक दिन उसने फांसी लगा ली। उसकी वस्तुएं, जिनमें अर्थ ब्लड और स्पेसिमेन भी शामिल था, पुलिस के पास चली गईं। उन्होंने कहा कि वे उन्हें उसके जीवित रिश्तेदारों को सौंपेंगे, लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। अंत में उन्होंने मुझसे उन्हें लेने को कहा, जिनमें अर्थ ब्लड और स्पेसिमेन भी था। मैं उस पागल को जानता था और उसके साथ शराब पीता था। मैंने उस खनिज नमूने को फेंका नहीं और उसे अपने सेफ हाउस की एक लोहे की अलमारी में यूं ही रख दिया। लुमियन ने सच बोला, एक भी शब्द झूठा नहीं था। उसने बस ये छिपाया कि उसने फ्लैमिंग को मॉन्सोरस गोस्ट से भागने में मदद की थी और टर्मीबोरोज के अर्थ ब्लड और से जुड़ी चेतावनी को भी। गार्डनर मार्टिन, जिसकी भूरी लाल आंखों में बुद्धिमत्ता झलक रही थी और जिसके काले बालों में चांदी की लकीरें थीं, ने पूछा, तुम्हारा सेफ हाउस कहाँ है? लुमियन ने ईमानदारी से जवाब दिया, 19 रू देस ब्लाउजस ब्लांचेस की तीसरी मंजिल पर बाएं कोने का कमरा। यह अपार्टमेंट 6 वाली तरफ नहीं था, जहां से डरावनी आभा निकली थी और उनके बीच दूरी भी थी, इसलिए लुमियन ने बिना हिचक उत्तर दिया। गार्डनर मार्टिन मुस्कुराया, तो इसलिए तुम रू देस ब्लाउजस ब्लांचेस इतनी बार जाते हो? ये सिर्फ जेना की वजह से नहीं है। बॉस, क्या आप मुझे फ्रैंक के यहाँ ज्यादा न जाने का संकेत दे रहे हैं? क्या आप ये जता रहे हैं कि आप इस बारे में जानते हैं? लुमियन ने मन ही मन बड़बड़ाया और आगे बढ़ा। उसने वही कहानी दोहराई जो उसने केव एसोसिएशन के जोसेफ और रायन को सुनाई थी। अंत में लुमियन ने सूक्ष्मता से टटोला, क्या इससे हमारे साववा मॉब को कोई समस्या होगी? केव एसोसिएशन के पीछे कोई आधिकारिक गुट छिपा हो सकता है।
वह गार्डनर मार्टिन तक ये संदेश पहुंचाना चाहता था कि पूफर साउरॉन के सामने उसकी पहचान खतरे में पड़ सकती है, और उसे उम्मीद थी कि बॉस की बुद्धि इस संकेत को समझ लेगी। गार्डनर मार्टिन ने हल्का सा सिर हिलाया और रैट क्रिस्टो की ओर मुड़कर कहा, अगर तुम केव एसोसिएशन में शामिल होना चाहते हो तो हो सकते हो, लेकिन ये हमारी स्मगलिंग गतिविधियों में बाधा नहीं डालनी चाहिए। क्रिस्टो ने बार बार सिर हिलाया। समझ गया बॉस। गार्डनर मार्टिन के निर्देश पर वह अध्ययन कक्ष से निकल गया और लूमियन को अकेला छोड़ गया। गार्डनर मार्टिन ने मुस्कुराते हुए आयरन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर के आधिकारिक सदस्य को ढांढस बंधाया। यह एक सूक्ष्म संदेश था जो लूमियन को मार्केट डिस्ट्रिक्ट में बने रहने और साल द बालब्राइज, ओबर्ज डू कॉकडॉ, साल द ग्रिस्टमिल और अन्य व्यवसायों की देखरेख जारी रखने के लिए कह रहा था। साथ ही वह मन ही मन तिरस्कार से हंसा। उसे गार्डनर मार्टिन की योजना में छिपी अतार्किकता साफ महसूस हो रही थी। साल द बालब्राइज और अन्य संचालन की देखरेख किसी दूसरे बियॉन्डर को सौंप देना, लूमियन को छाया में चले जाने देना, सैववा मॉब के बॉस और आयरन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर के कमांडिंग ऑफिसर के लिए एक आसान काम था। इसमें कोई नुकसान नहीं था। भले ही वह लूमियन जैसे महत्वपूर्ण मिशन पर लगे अधीनस्थ के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकता था, लेकिन वह साल द बालब्राइज और अन्य व्यवसायों के मुनाफे में हिस्सा देकर उसकी भरपाई कर सकता था। वह किसी ऐसे आधिकारिक सदस्य को, जिस पर पहले ही संदेह हो चुका था, मौजूदा स्थान पर रखकर जोखिम नहीं ले सकता था। हालांकि लूमियन का छाया में चले जाना उसे और भी संदिग्ध बना सकता था और सैववा मॉब को निशाने पर ला सकता था। गार्डनर मार्टिन पहले भी ऐसी चुनौतियों से निपट चुका था। कोई न कोई समाधान जरूर होता। आयरन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर के कमांडिंग ऑफिसर के संदेह को महसूस करते हुए लूमियन ने केव एसोसिएशन का इस्तेमाल उसे और परखने के लिए करने का निश्चय किया। उसका बयान और स्पष्टीकरण पूरी तरह सच थे। सामान्य परिस्थितियों में गार्डनर मार्टिन उस पर विश्वास करता, लेकिन समस्या ये थी कि हाल ही में उसके आसपास बहुत ज्यादा असामान्य घटनाएं घट चुकी थीं। एक पूर्व या वर्तमान कंस्पायर होने के नाते गार्डनर मार्टिन स्वाभाविक रूप से कुछ गड़बड़ महसूस करता। विस्तृत कारण अब समग्र असामान्यता को छिपाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। ये सोचते हुए लूमियन के भीतर मारने की तीव्र इच्छा उभरी। उसने फ्लोर टू सीलिंग खिड़कियों के पास खड़े गार्डनर मार्टिन को देखा और उनके बीच की दूरी लगभग 5 मीटर आंकी। इतनी नज़दीक से अगर वह अचानक स्पेल ऑफ हैरम्फ का इस्तेमाल करता, और अगर गार्डनर मार्टिन सीक्वेंस 4 तक नहीं पहुंचा होता और उसके पास ऐसी क्षमताओं से बचाव करने वाली कोई रहस्यमय वस्तु न होती, तो वह जल्दी ही सैववा मॉब के बॉस को काबू में कर उसे मार सकता था। मौजूदा स्थिति दो साधारण व्यक्तियों जैसी थी जो 5 मीटर के भीतर खड़े थे। एक ऊंचे सामाजिक दर्जे वाला और युद्ध में निपुण, दूसरा निम्न दर्जे का और शारीरिक रूप से कमजोर। लेकिन दोनों ने रिवॉल्वर छिपा रखी थी और असाधारण निशानेबाजी रखते थे। 5 मीटर के भीतर किसी साधारण व्यक्ति का दर्जा या युद्ध कौशल मायने नहीं रखता, एक गोली ही काफी थी। टैरो क्लब और अरोरा ऑर्डर के मिशनों को ध्यान में रखते हुए लूमियन ने खुद को संभाला और पूछा, कमांडिंग ऑफिसर, मैं ऑर्डर से कंस्पायर पोशन फॉर्मूला खरीदना चाहता हूँ। पायरमेनियाक में उन्नति से उसे काफी अनुभव मिला था। वह पायरमेनियाक पोशन को पचाने के बाद हर कंस्पायर पोशन सामग्री को ढूंढने की नर्वस प्रक्रिया से नहीं गुजरना चाहता था। उसका लक्ष्य था कि पायरमेनियाक पोशन को पचाते हुए ही कंस्पायर की सामग्री पहले से जुटा ले, ताकि समय का अधिकतम उपयोग हो सके। गार्डनर मार्टिन ने आश्चर्य से कहा, क्या तुम्हारे पास इतना पैसा है? कंस्पायर पोशन फॉर्मूला की कीमत ज्यादातर मिस्टिसिज्म गैदरिंग्स में 70,000 से 80,000 वर्ल्ड डॉलर तक जाती है, अगर उससे ज्यादा नहीं। ये पायरमेनियाक जैसा नहीं है, जहां लोग लगातार मरते रहते हैं और दूसरों को आगे बढ़ने का मौका देते हैं। कंस्पायर्स आत्म संरक्षण का महत्व समझते हैं, इसलिए वे अपने सीक्वेंस पोशन फॉर्मूला साझा करने में अधिक सतर्क रहते हैं। त्रिय में सबसे आम उपलब्ध पोशन फॉर्मूलास हंटर पाथवे के सीक्वेंस 9 से सीक्वेंस 7 तक के थे। लूमियन के जवाब का इंतजार किए बिना गार्डनर मार्टिन मुस्कुराया और जोड़ा, अगर तुम साउरॉन परिवार के पतन के रहस्य का कोई छोटा सा हिस्सा भी उजागर कर सको तो मैं तुम्हें कंस्पायर पोशन फॉर्मूला इनाम में दे दूंगा। पूरी कहानी नहीं, बस पहेली का एक टुकड़ा। अगर तुम जल्दी उन्नति चाहते हो और इंतजार नहीं करना चाहते, तो आयरन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर के आधिकारिक सदस्य के रूप में तुम्हें कंस्पायर पोशन फॉर्मूला 60,000 वर्ल्ड डॉलर की रियायती कीमत पर खरीदने का अधिकार है। लूमियन ने बिना हिचकिचाए सहमति दी, कोई समस्या नहीं, मैं कल 60,000 वर्ल्ड डॉलर ले आऊंगा। उसकी शुरुआती योजना थी कि अगर गार्डनर मार्टिन मना कर देता तो वह मिस्टर के और मैडम मैजिशियन से पूछेगा, क्या सच में तुम्हारे पास 60,000 वर्ल्ड डॉलर हैं? गार्डनर मार्टिन हंसा। कुल मिलाकर उसे 50,000 वर्ल्ड डॉलर बैंक नोट्स और सोने में मिले थे, जिनकी कीमत 30,000 वर्ल्ड डॉलर थी। फ्रैंकर के 25,000 चुकाने के बाद उसके पास 55,000 बचे। इसके अलावा उसके मूल 1,000 सोने, 1,000 बैंक नोट्स और 4,000 वर्ल्ड डॉलर मिलाकर उसके पास कुल 61,000 वर्ल्ड डॉलर की तरल संपत्ति थी। साल द बाल यूनिक, गार्डनर मार्टिन ने दोहराया, उसका भाव गंभीर हो गया। तो तुमने सच में साल द बाल यूनिक से कर्ज वसूल लिया?
स्पष्ट था कि आयरन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर का कमांडिंग ऑफिसर साल द बाल यूनिक से परिचित था। लूमियन ने सिर हिलाया, उसका रवैया खुला और ईमानदार था। हाँ, साल द बाल ब्राइस के सातवां मॉब सदस्यों को कमोबेश पता था कि उसने फिट्स की मदद से कर्ज वसूला था। लूमियन गार्डनर मार्टिन से यह बात छिपा नहीं सकता था, इसलिए उसने सीधे बता दी ताकि हालात और उलझें और आयरन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर का शक भटके। इसके अलावा वह इस मौके पर गार्डनर मार्टिन को थोड़ा डराना भी चाहता था। गार्डनर मार्टिन ने लूमियन को ध्यान से देखा और चुपचाप खिड़कियों की ओर एक कदम और बढ़ गया। कुछ पलों बाद उसने जिज्ञासा से पूछा, क्या तुमने साल द बाल यूनिक से जुड़ी समस्याओं के बारे में कभी नहीं सुना? सुना है, लूमियन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अगर उस पल उसके पास मोनोकल होता तो शायद वह उसे शरारती ढंग से अपनी दाहिनी आंख में लगा लेता। गार्डनर मार्टिन के दिलचस्प भावों और अवचेतन प्रतिक्रियाओं का आनंद लेते हुए थोड़ी देर रुककर लूमियन ने आगे कहा, कमीशन स्वीकार करने के बाद मैंने उस डांस हॉल की पूरी जांच की और समझा कि वह जितना दिखता है उतना सरल नहीं है। उसका रहस्यमय पृष्ठभूमि थी और वह काफी खतरनाक था, इसलिए मैंने शुरू में उसे छोड़ने का फैसला किया। लेकिन एक दिन एक दुश्मन का पीछा करते हुए मैंने कुछ अजीब देखा। साल द बाल यूनिक के प्रवेश द्वार पर खड़ा एक गार्ड अचानक गायब हो गया था, और ऊपर एक खिड़की के पीछे उनका बॉस टिमन्स जैसे अपनी आत्मा खो चुका हो। मैंने इसे एक अवसर माना और कर्ज वसूलने की कोशिश की। हैरानी की बात यह रही कि मैं सफल हो गया। बोलते हुए लूमियन एक कदम आगे बढ़ा और ईमानदारी से पूछा, कमांडिंग ऑफिसर, क्या कोई छिपा खतरा है जिसके बारे में मुझे पता होना चाहिए? गार्डनर मार्टिन ने चुपचाप एक कदम और आगे बढ़ाया और मुस्कुराया। अभी के लिए नहीं, भविष्य में किसी भी असामान्यता पर नजर रखना। लूमियन ने इस मौके का फायदा उठाकर अपनी उलझन जाहिर की। कमांडिंग ऑफिसर, कुछ बात समझ में नहीं आ रही। हाल ही में मेरे इर्द गिर्द इतनी घटनाएं क्यों हो रही हैं? कुछ मैंने खुद शुरू की और कुछ जैसे खुद ब खुद मेरी ओर चली आईं। क्या मैं सच में मुसीबत का अग्रदूत हूँ, या मेरी हालिया किस्मत यही है कि मैं हर तरफ भागता रहूं और चीजें संभालता रहूं, जिससे मैं लगातार व्यस्त और थका हुआ रहता हूँ? गार्डनर मार्टिन ने अर्थपूर्ण नज़र से देखा और जवाब दिया, शायद यही वह नियति है जिससे हर हंटर को गुजरना पड़ता है। लूमियन के जाने के बाद गार्डनर मार्टिन ने बगल की ओर देखा। एक छिपा हुआ दरवाजा चरमराया और सुपरवाइजर ओल्सन बाहर आया, जो भूखे भालू जैसा दिखता था। कैसा लगा? गार्डनर मार्टिन ने पूछा। ओल्सन ने हंसते हुए कहा, उसका आपकी व्यवस्थाओं से असंतुष्ट होना स्वाभाविक है। उसकी निष्ठा अभी पूरी तरह स्थापित नहीं हुई है। फिलहाल वह आपकी टीम में शामिल नहीं हो पाएगा। गार्डनर मार्टिन ने विचारपूर्ण ढंग से विषय बदला। उस पर आया आपदा हम सब की तुलना में कहीं ज्यादा स्पष्ट है। क्या ये संभव है कि वह ज्यादा संगत हो? ओल्सन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, देखते हैं और इंतजार करते हैं। इसी दौरान जब लूमियन मार्केट डिस्ट्रिक्ट लौट रहा था, फ्रैंका ट्रोकाडियरो के रेड हाउस कैफे में बैठी थी। उसकी नज़र ब्राउन साउरॉन पर पड़ी, जिसके लंबे बहते हुए नारंगी लाल बाल झरने जैसे लग रहे थे। उसने पूछा, तुम लोग ऑडिट कब पूरा करोगे? ब्राउन साउरॉन ने सीधे जवाब नहीं दिया। उसने कुछ पल फ्रैंका को देखा, जिसके काले बाल और भूरी आंखें थीं, फिर बोली, हमने ब्लिस सोसाइटी के एक संदिग्ध सदस्य की पहचान कर ली है। 416 सस्पेक्ट। तुम काफी तेज हो। चेतावनी मिलने के बाद तुमने तुरंत समस्या को खोद निकाला और सुराग ढूंढ लिए। खुद पुष्टि करने के बजाय अब सीधे मुझे बता रही हो, ताकि अंतिम ऑडिट में इस मुद्दे का इस्तेमाल कर सको। कोई आश्चर्य नहीं कि जब मैंने ऑडिट पूरी होने की तारीख पूछी थी तो तुमने जवाब नहीं दिया। फ्रैंका का दिमाग तेजी से दौड़ा और वह ब्राउन साउरॉन की असली मंशा समझ गई, जो डिमेनेस सेक्ट का प्रतिनिधित्व कर रही थी। डिमेनेस के रूप, रंग और आचरण की प्रशंसा करते हुए उसने मुस्कुराकर पूछा, क्या ये सिर्फ शक है? वह सामने वाले से और विवरण निकलवाना चाह रही थी। ब्राउन साउरॉन ने अपने लंबे नारंगी लाल बालों में उंगलियां फेरते हुए गंभीर भाव से कहा, तुमसे ये जानने के बाद कि ब्लिस सोसाइटी ऑजीज में भाग लेने वालों से संपर्क रखती है, मैंने अपनी दोस्तों पर नजर रखी और 2 सदस्यों को देखा जिनका व्यवहार असामान्य था। उनमें से एक फिर से एक आदमी के प्यार में पड़ गई और उसने रोमांटिक रिश्ता शुरू कर लिया। नतीजतन उसने महिला ऑजीज में भाग लेना कम कर दिया। दूसरी एक नई औरत से मिली और उसके आकर्षण में फंस गई, जिससे हमें धोखा देने का अपराधबोध पैदा हो गया। दोस्त, गर्लफ्रेंड्स। फ्रैंका मन ही मन तंज कसने से खुद को रोक न सकी। वह मुस्कुराई और पूछ बैठी, तुम किन लोगों को ब्लिस सोसाइटी का सदस्य मान रही हो? वह औरत ब्राउन साउरॉन की आभा और गहरी हो गई। उसने खुद आगे बढ़कर ऑजीज के बारे में पूछा और अडेना को यह कहकर आश्वस्त किया कि अपराधबोध महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। उसने कहा कि हर किसी को अपने शरीर पर नियंत्रण रखने का अधिकार है और दूसरों की राय, सामाजिक निर्णय, नैतिक बंधन या धार्मिक पाबंदियों की परवाह किए बिना अपनी इच्छाओं में खुलकर लिप्त होना चाहिए। उसने ये भी कहा कि सिर्फ वही देवता और चच अनुसरण के योग्य हैं जो सच में फ्री विल, फिजिकल फ्रीडम और डिजायर फ्रीडम को अपनाते हैं।
फिजिकल फ्रीडम, डिजायर फ्रीडम, ये तो मदर ट्री ऑफ डिजायर के आस्तिकों की पहचान है। ब्लिस सोसाइटी के को-मेंबर्स सचमुच एक्टर्स के रूप में कमाल करते हैं। उनकी एक्टिंग स्किल्स बेहतरीन हैं। वे भोग विलास और उच्छृंखलता को कला से पैक कर देते हैं, इच्छाओं को विल पावर की अभिव्यक्ति बताकर पेश करते हैं और तर्क, स्पष्टता और सोच विचार के महत्व को चुपचाप कम कर देते हैं। फ्रैंकर ने जीभ चटकाई और भीतर ही भीतर आह भरी। प्लेजर की डिमिनेस के लिए ये तरीका बेहद प्रभावी था। अगर आसपास के इंसान इसे मान लेते तो वह उन्हें तीव्र और वास्तविक सुख में तुरंत डुबो सकती थी, जिससे वे भोग के समुद्र में खो जाते। दीर्घकालिक परिणाम और प्रभावों को डिमिनेसेस अक्सर नज़रअंदाज कर देती थीं, क्योंकि तब तक वे पोषण पचा चुकी होती थीं। हालांकि फ्रैंक ये भी समझ गई कि ब्राउन सौरॉन अधिकार जताने वाली है और नहीं चाहती कि उसकी गर्लफ्रेंड्स ऑर्जीज के बाहर इंसानों से जुड़ें। ये सचमुच ब्लिस सोसाइटी जैसा ही लगता है, फ्रैंकर ने वस्तुनिष्ठ टिप्पणी की। ब्राउन्स ने उदास चेहरे के साथ जोड़ा, जहां तक दूसरी की बात है, उसका लव मुख्य रूप से पैसे, घर, दावतों, छुट्टियों और तरह तरह की लग्जरी चीज़ों की चिंता करता है। साफ है कि वह एक मेल कॉर्टेज़ान है। वे औरतों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, जबान के तेज होते हैं और काफ़ी काबिल भी हैं। तुम क्या करने की सोच रही हो? फ्रैंकर ने उत्सुकता से पूछा। उसे लगा कि ब्राउन सौरॉन अपनी किसी गर्लफ्रेंड को यूं ही छोड़ देने वाली नहीं है, खासकर जब नया लवर अविश्वसनीय लग रहा हो। ब्राउन सौरॉन कुछ पल हिचकिचाई, फिर बोली, मैं पहले उससे मिल चुकी हूं और मैं बता सकती हूं कि उसके भीतर मेरे लिए असामान्य इच्छा है। मैं उसे सबक सिखाने का इरादा रखती हूं, उसे प्लेजर में डुबोकर, पर असली संतुष्टि दिए बिना। जब उसका शरीर और मन पूरी तरह मेरे काबू में आ जाएगा, तब मैं उसे छोड़ दूंगी। वाह, क्या ये तुमने बिना किसी मेंटर के सीख लिया? क्या तुम्हें अपना असली रूप भी याद है? फ्रैंकर ने भौं उठाए, उसे मजाक उड़ाने का दुर्लभ मौका मिल गया था। ब्राउन्स ने उसे तिरछी नज़र से देखा और पलटकर कहा, जो मैंने खोजा और पक्का किया है उसके आधार पर तुम्हारे दो मेल लवर्स हैं। एक परिपक्व है और दूसरा युवा। तुम तो खुद एंजॉय करने में माहिर लगती हो। उसका इशारा साफ था, तुम मुझे मजाक उड़ाने का हक कैसे रखती हो? मैं तो बस उस आदमी को बिना असली इंटिमेसी के थोड़ा प्लेजर देने की सोच रही हूँ। और तुमने तो बहुत पहले अपना जेंडर छोड़ दिया और अलग अलग आदमियों के बिस्तरों में पहुंच गईं। मेरी आधी बदनामी सील की वजह से है। फ्रैंकर इस अपमान पर भी विचलित नहीं हुई। उसने मुस्कान बनाए रखी और कहा, मैं इसे एक अनोखा अनुभव मानती हूँ। मैं अब औरत बन चुकी हूँ, फिर अपनी पिछली जिंदगी से बिल्कुल अलग कुछ एक्सप्लोर क्यों न करूँ? अगर तुम अभी प्रयोग नहीं करोगी तो शायद भविष्य में कभी मौका ही न मिले। क्या तुम अपने मूल रूप में लौटना नहीं चाहती? क्या तुम्हें तरीका नहीं पता? उसने रहस्यवाद के अपने ज्ञान का सूक्ष्म संकेत दिया, ताकि आगे चलकर सातवां मॉब में घुसपैठ के अपने असली मकसद का रास्ता बना सके। ब्राउन्स कुछ पल के लिए निःशब्द रह गई। फ्रैंकर रोलन की टेढ़ी दलील का कोई जवाब नहीं सूझा। फ्रैंकर ने आगे कहा, जिंदगी सिर्फ कुछ दशकों की होती है। खुद को इतनी सीमित दुनिया में क्यों बांधना? जब तक तुम भोग और आसक्ति से बची रहो और हमेशा खुद के प्रति सच्ची रहो, तब तक तुम बस वर्तमान का अनुभव कर रही हो। अलग अलग क्षेत्रों और अनुभवों में हाथ आजमाने में हर्ज ही क्या है? उसी क्षण फ्रैंकर को एक बोध हुआ, प्लेजर सिर्फ दूसरों को देने की चीज़ नहीं है, यह अपने लिए भी है। क्या यही मेरा एक्टिंग का पहला सिद्धांत है? शायद इसी वजह से हाल में मेरी डाइजेस्शन स्पीड धीमी नहीं पड़ी, बल्कि तेज़ ही मानी जाएगी। शर्माना प्लेजर कैसे हो सकता है? फ्रैंकर ने आनंद के साथ सोचा। ब्राउन्स कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, तुम्हारी मानसिकता मेरी उम्मीदों से बढ़कर है, लेकिन इसी मानसिकता के साथ रिचुअल करना, अफ्लिक्शन में एडवांस करना या दर्द का अनुभव करना और उसे पहुंचाना तुम्हारे लिए बहुत बहुत कठिन होगा। अभी मेरा ध्यान प्लेजर पर है। अफ्लिक्शन का सामना समय आने पर कर लूंगी, फ्रैंकर ने लापरवाही से कहा। डाइजेस्शन की प्रक्रिया में महीनों, आधा साल या उससे भी ज्यादा लग सकता है। इतना पहले चिंता करने का क्या मतलब? ब्राउन्स ने फ्रैंकर की ओर एक पल देखा, उसके भीतर घृणा और ईर्ष्या दोनों का मिश्रण था। ऐसा नहीं था कि वह चाहती थी, बल्कि उसने जिन डिमिनेसेस को देखा था, चाहे वे ऊंचे सीक्वेंसेस की हो या जिन्होंने अभी अभी विचपोषण पिया हो, उनमें ये शांति और चमक नहीं थी। हर एक अपनी अपनी विकृतियों, टकरावों और पीड़ा को ढो रही थी, और कुछ तो पागलपन के किनारे खड़ी थीं। ब्राउन्स ने निजी दर्शन पर और चर्चा न करने का फैसला किया और बात को फिर मुख्य मुद्दे पर ले आए। अडेना की मुलाकात आर्ट एग्जीबिशन में ब्लिस सोसाइटी की संदिग्ध सदस्य से हुई थी। उसका नाम थरीजा है और वह एक पूर्व नोबल फैमिली से आती है। अब वह आर्ट डीलर है। मैंने कुछ जांच की है। उसकी पहचान और नाम असली हैं, लेकिन वे उसके नहीं हैं। मतलब, एक असली आर्ट डीलर थरीजा है। ये औरत उसकी नकल कर रही है और उसने अपना रूप बदल लिया है ताकि ज्यादा आकर्षक लगे। यह एक्टर की विशेषताओं से मेल खाता है, जैसा तुमने कहा था। जब अडेना का उसके साथ इंटीमेट संपर्क हुआ तो उसने सेक्स आदत की क्षमताएं भी महसूस की। मैंने पहले उसका पीछा करने की कोशिश की थी, लेकिन ज्यादा सावधान रहने के कारण उसकी ट्रेल खो बैठी।
आज रात अडेना की उसके साथ डेट है। फ्रैंकर ने ध्यान से सुना और फिर सोचते हुए पूछा, क्या हम अब अडेना पर भरोसा कर सकते हैं? ब्राउन्स का चेहरा बिगड़ गया। उसने जवाब दिया, उस पर भरोसा किया जा सकता है। फ्रैंकर ने और नहीं कुरेदा और जानबूझकर याद दिलाया, तो क्या आज रात थरीजे के साथ डेट के दौरान वह कोई असामान्य व्यवहार दिखाएगी? वह एक एक्टर से निपट रही है। शायद उसे किसी साइकियाट्रिस्ट या स्पेक्टेटर पाथवे के और भी शक्तिशाली बियॉन्डर की ज़रूरत होगी जो उसमें क्यू डाल सके या हिप्नोटाइज कर सके। इससे वह सामान्य अवस्था में रहेगी और थरीजे को शक नहीं होगा। अगर तुम जल्दी किसी को नहीं ढूंढ पाओ तो मैं किसी का परिचय करा सकती हूँ, लेकिन उसकी कीमत होगी। ब्राउन्स का चेहरा नर्म पड़ा और उसने सहमति में सिर हिलाया। तुम सच में मुझसे ज्यादा अनुभवी हो। आह भरने के बाद वह मुस्कुराए और पूछा, वह साइकियाट्रिस्ट भी क्या आदमी है? फ्रैंकर चौंक गई। हाँ, अरे तुम्हारे मन में मेरी कैसी छवि बनी हुई है? दोनों ने चुपचाप ये तय कर लिया कि नकली थरीजे की पहचान होने के बाद आगे के सवालों को कौन संभालेगा। मानो बिना बोले ही सहमति बन गई हो। शाम 7 बजे कार्टियर द ला मेज़न डॉपरा में डेलन म्यूजिक हॉल के बाहर फ्रैंकर और लूमियन हल्के रंग की पैंट पहने एक दूसरे की बाँह थामे हुए प्रवेश द्वार की ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने लाई का इस्तेमाल कर अपने रूप और कद बदल लिए थे ताकि कोई जान पहचान वाला उन्हें पहचान न सके। इस ऑपरेशन का लक्ष्य वही औरत थी जो उनसे 7-8 मीटर आगे कॉन्सर्ट हॉल में प्रवेश कर रही थी। उनमें से अडेना, रेड हाउस की फीमेल ऑजीज में भाग लेने वाली, के लंबे हल्के पीले बाल थे जिनमें पतली घुंघराली लंटें थीं। उसका चेहरा पाउडर से सजा था, आंखें हल्की नीली थीं और नाक उभरी हुई थी जिससे वह काफ़ी आकर्षक लगती थी। रही बात आर्ट डीलर थरीजे की, तो उसके लंबे लहराते भूरे बाल थे और उसका स्टाइल सादा था। जब उसकी सनहरी आंखें आसपास देखतीं तो उनमें जीवंत चमक दिखती। ये औरत, जिसे ब्लिस सोसाइटी की सदस्य होने का शक था, के चेहरे के भाव कुछ कड़े थे। उसमें कोमलता कम थी, फिर भी एक अजीब आकर्षण झलकता था। छोटे कॉन्सर्ट हॉल के भीतर लूमियन और फ्रैंकर अपनी सीटों पर बैठे और फिर जल्दी ही थरीजा और अडेना की जगह पर नजर टिकाए, पीछे से चुपचाप उन्हें देखते हुए। फ्रैंकर दिलचस्पी से देखती रही कि कैसे अडेना और थरीजा एक दूसरे से सटकर नकली अंतरंगता दिखा रही थीं। अफसोस ये था कि महिलाओं से प्यार करने का दावा करने के बावजूद फ्रैंकर का अनुभव ज्यादातर गार्डनर मार्टिन की दूसरी लवर्स को छेड़ने तक सीमित रहा था। दूर से ऐसे दृश्य देखने का मौका उसे कम ही मिला था। सावधान रहना, लूमियन ने आह भरते हुए चेताया। फ्रैंकर ने असहमति जताई। एक ट्राइलियन के लिए ये रवैया पूरी तरह सामान्य है। आसपास देखो, क्या और लोग खुलकर नहीं देख रहे? लूमियन ने नाक से फूंक मारी और बात आगे नहीं बढ़ाई। उनका तत्काल उद्देश्य निगरानी था, पीछा करना नहीं। किसी भी कार्रवाई से पहले लक्ष्य की स्थिति का आकलन करना जरूरी था। किसी घात और सरप्राइज अटैक को खुली मुठभेड़ में बदल देना किसी भी हंटर की विफलता होती। लूमियन का मुख्य लक्ष्य थरीजा के संभावित सीक्वेंस के बारे में जानकारी जुटाना था। अगर वह सीक्वेंस 7 एक्ट या सीक्वेंस 6 रेसिपिएंट होती तो लूमियन को सफल सरप्राइज अटैक का भरोसा था। लेकिन अगर वह किसी खास पेड़ की फॉलन ट्री स्पिरिट होती और उसका जीवन रूप बदल चुका होता तो स्पेल ऑफ हैरम्फ की प्रभावशीलता संदिग्ध हो सकती थी। हालांकि फ्रैंकर ने मैजिक मिरर डिविनेशन का सुझाव दिया था, लूमियन फिर भी खुद देखकर पक्का करना चाहता था। मदर ट्री ऑफ डिजायर पाथवे के संबंधित सीक्वेंसेस की इच्छाएं आसानी से छिपाई नहीं जा सकती थीं। कॉन्सर्ट तय समय पर शुरू हुआ और थरीजा तथा ऑल्डिना अलग अलग हो गए, पूरी तरह ऑर्केस्ट्रा के प्रदर्शन में डूबे हुए। फ्रैंकर ने अफसोस के साथ नजर हटाई और आंखें बंद कर लीं, एक ऐसी सिम्फनी का आनंद लेते हुए जो रात के शांत झील पर चांदनी की चमक का चित्र खींच रही थी। लूमियन को इस क्षेत्र में औपचारिक शिक्षा नहीं मिली थी, इसलिए संगीत के बारे में उसका ज्ञान 3 बातों तक सीमित था। पहली, ऑरर की कभी कभार की गुनगुनाहट और चरवाहों की बांसुरी की धुनें। दूसरी, ओल्ड टैवन, कॉडू विलेज स्क्वायर और साल द बाल ब्राइज जैसे स्थानों के गीत जिनमें अक्सर अर्थपूर्ण बोल और ताल होती थी। तीसरी, अटर्नल ब्लेजिंग सन की मास के साउंड्स। फिर भी अब वह बैंड के प्रदर्शन से गहराई से प्रभावित हो रहा था। उसका मन धीरे धीरे शांत हो गया, मानो वह अंधेरे में बसे कॉडू विलेज और पहाड़ी चरागाह को देख पा रहा हो। यह एक शांत रात थी, सितारों से सजी हुई। लूमियन पूरी तरह संगीत में डूबा नहीं था। आंख के कोने से वह थरीजा की नकल करने वाली महिला पर नजर रखे हुए था, उसके हर हाव भाव को ध्यान से देख रहा था। नकली थरीजा बेहद भावुक लग रही थी, गीतात्मक अंशों में उसका चेहरा उदास हो जाता और एंसेम्बल के दौरान उत्साह से भर उठता। वह मानो संगीत के उतार चढ़ाव के साथ पूरी तरह तालमेल में थी। लूमियन सोचने लगा कि क्या उसे संगीत से असाधारण लगाव है या फिर उसके भीतर कुछ गहरा व्यक्त करने और प्रदर्शन करने की तीव्र इच्छा है। अगर दूसरा कारण सही था तो लूमियन अस्थायी रूप से यह निष्कर्ष निकाल सकता था कि नकली थरीजा शायद सीक्वेंस 7 एक्ट है। मदर ट्री ऑफ डिजायर के बून पाथवेज के बारे में उसकी समझ के अनुसार किसी सीक्वेंस से आगे बढ़ने के बाद बियॉन्डर्स आमतौर पर उससे जुड़ी इच्छाओं से इतने गहरे प्रभावित नहीं होते।
हालांकि साधारण लोगों की तुलना में प्रभाव फिर भी ज्यादा हो सकता था। समय बीतने के साथ ऑर्केस्ट्रा ने 3 सिम्फनीज बजाईं और अंत में कंडक्टर मुड़ा, झुका और दर्शकों को संबोधित किया। अंतिम मूवमेंट का शीर्षक है द गर्ल अंडर द मून। मैं यहाँ मौजूद सबसे सुंदर महिला को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा ताकि पूरा ऑर्केस्ट्रा उसके साथ एक यादगार तस्वीर खींच सके। फ्रैंकर ने तुरंत सिर झुका लिया। उसे चुने जाने और ध्यान का केंद्र बनने की कोई इच्छा नहीं थी। यह उसे थोड़ा शर्मिंदा कर देता। फिर भी वह ज्यादा चिंतित नहीं थी। लाई से रूप और कद बदल लेने के बाद वह बस साधारण और हल्की सी आकर्षक लग सकती थी। आखिरकार किसी लक्ष्य का पीछा करते समय डिमिनेस ऑफ प्लेजर के लिए सबसे बड़ी चुनौती उसकी जन्मजात सुंदरता, करिश्मा और ध्यान खींचने वाली आभा होती है। अगर वह अदृश्य न बने या छाया में न रहे तो उसके पकड़े जाने का खतरा रहता है। त्रियो में ऐसी मांगें असामान्य नहीं थीं और दर्शकों में कई महिलाएं आगे बढ़ने को उत्सुक थीं। उनके लिए चुना जाना उनके रूप और व्यक्तित्व की बड़ी स्वीकृति होता। लुमियन की नज़र दर्शकों पर भूमि और अंत में ऑल्डीना तथा नकली थरीजा पर ठहर गई। पहली साफ तौर पर उत्साहित लग रही थी, उसकी प्रत्याशा उसके हाव भाव में दिख रही थी। दूसरी ओर नकली थरीजा के शरीर में असामान्य तनाव था और वह हल्के से कांप रही थी। उत्साह और घबराहट दोनों साफ झलक रहे थे। इन प्रतिक्रियाओं को देखकर लुमियन के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसे नकली थरीजे की स्थिति का मोटा अंदाजा हो गया। मान्यता पाने की चाह मदर ट्री ऑफ डिजायर पाथवे के सीक्वेंस 6 रेसिपिएंट की बुनियादी इच्छाओं में से एक थी। सबसे सुंदर महिला को मंच पर बुलाकर तस्वीर लेने का निमंत्रण कोई संयोग नहीं था, लुमियन ने ही इसे स्पॉन्सर किया था। आखिरकार वह कंडक्टर को मना पाने में सफल रहा था, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने फ्रैंकर के 1000 वर्ल्ड डॉलर इस्तेमाल किए थे, बल्कि इसलिए भी कि लुमियन ने एक प्रभावशाली कारण दिया था। यह एक रोमांटिक जेस्चर था, किसी खास महिला के लिए जो सिर्फ प्रेम से प्रेरित था, बिना किसी प्रत्युत्तर की उम्मीद या नाम छोड़े। ऐसे रोमांटिक इशारे त्रियो के कलाकारों के दिल में खास जगह रखते थे। इस घटना के जरिए लुमियन ये जांच करना चाहता था कि क्या नकली थरीजा में कोई असाधारण इच्छा है। एक कुशल हंटर सिर्फ मौकों का इंतजार नहीं करता, उसे उन्हें बनाना भी आना चाहिए। बेशक शर्त ये थी कि उसके पास पर्याप्त जानकारी हो, वरना सटीक योजना बनाना या आसानी से पकड़े जाने से बचना असंभव था। कंडक्टर ने भीड़ पर नजर डाली और उस महिला को चुना जिसे वह सबसे सुंदर मानता था। उसने ये भी मान लिया कि वही उस युवा व्यक्ति की प्रेमिका है जिसने दिन में पहले यह व्यवस्था करवाई थी। इतनी असाधारण सुंदरता दुर्लभ होती है। चमकीली धूसर आंखों और सलीके से बंधे काले बालों वाली वह महिला ग्रेसफुली ऑर्केस्ट्रा की ओर बढ़ी, जबकि नकली थरीजा अपनी सीट पर ढह गई, अपनी निराशा, पछतावे और झुंझलाहट को छिपा न सकी। आपको किस नाम से संबोधित करूं? कंडक्टर ने उसके पास खड़ी सुरुचिपूर्ण काली कॉट ड्रेस पहनी महिला से पूछा। मधुर और कोमल आवाज में उसने उत्तर दिया, क्लेरिस। फ्रैंकर ने क्लेरिस को प्रशंसा से देखा। वह उसे बेहद मोहक लगी, हालांकि वह ठीक वजह नहीं बता पा रही थी। कॉन्सर्ट समाप्त होने के बाद लुमियन और फ्रैंकर ने एडेना और नकली थरीजा का पीछा नहीं किया। इसके बजाय वे सीधे स्क्वायर डिस्ट्रिक्ट में रूमेनिया की अपार्टमेंट 25 के रूम 502 की ओर गए। यह एक किराए का अपार्टमेंट था जिसे उन्होंने अस्थायी रूप से भुगतान कर खाली करवाया था। ठीक सामने बिल्डिंग 23 के रूम 401 में एडेना ने गुप्त मुलाकात के लिए जगह चुनी थी। आज रात वह वही नकली थरीजा के साथ लौटने वाली थी। लुमियन और फ्रैंकर की उन्नत बियॉन्ड दृष्टि के साथ लक्ष्य वाले कमरे और उनके बीच की दूरी दृश्य को छिपाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। अब उनका मुख्य उद्देश्य छिपे रहना और नकली थरीजे की नज़र में आए बिना निरीक्षण करना था। कुछ ही देर में सामने अपार्टमेंट 23 के रूम 401 की खिड़की जगमगा उठी। कई गैस वॉल लैम्प्स ने लिविंग रूम को उजाला कर दिया। इसके तुरंत बाद लुमियन ने देखा कि नकली थरीजा और एडेना कांच की खिड़की के पास पहुंचते हुए एक दूसरे को जोश से गले लगा रही थीं। उनकी लालसा साफ झलक रही थी, मगर वे अपने अंतरंग पल को बाहरी नजरों से छिपाना भी चाहती थीं। काफी ध्यान से लुमियन ने मुस्कुराकर चुटकी ली। फ्रैंकर ने जवाब नहीं दिया, उसकी सांसें भारी होने लगीं। तैयार रहो, लुमियन ने फुसफुसाकर कहा, ये सुनिश्चित करते हुए कि नकली थरीजा का ध्यान उसकी साथी पर ही रहे। उसका मुख्य काम किसी भी अप्रत्याशित विकास पर नजर रखना था। बिना हिचकिचाए लुमियन ने अपने दाहिने कंधे पर बने काले निशान को सक्रिय किया। उसके कपड़ों के नीचे हल्की रोशनी चमकी और वह बिल्डिंग 25 की छायाओं से गायब हो गया। सामने वाले अपार्टमेंट में एडेना और नकली थरीजा पर्दों से जूझ रही थीं, एक दूसरे से चिपकी हुई, कांच को ढंकने की कोशिश में। लुमियन का रूप अचानक प्रकट हुआ, नकली थरीजा के पीछे 2 मीटर की दूरी पर, एडेना की ओर मुख किए हुए, जिसकी आंखें इच्छा से धुंधली थीं और गाल सुर्ख। एडेना की आंखें सिकुड़ गईं और पुतलियां फैल गईं। वह समझ नहीं पाई कि सुनहरे बालों और नीली आंखों वाला लंबा, दुबला आदमी अचानक उसके कमरे में कैसे आ गया। एक पल के लिए उसे लगा जैसे वह किसी अजीब सपने में फंस गई हो। उसकी इंद्रियों और उलझे हुए मन के बीच का अंतर साफ था।
लगभग उसी समय लूमियन ने जोरदार हैरम्फ किया। उसकी नाक से सफ़ेद रोशनी की 2 किरणें निकलीं, जो नकली थरीज़े को निशाना बनाते हुए एडेना को भी प्रभावित कर गईं। एक साथ दोनों औरतों की आंखें बंद हो गईं और वे बेहोश होकर ढह गईं। लूमियन ने तेजी से काम किया, नकली थरीज़े को गिरने से पहले थाम लिया। फिर उसने दाहिनी हथेली उठाकर उसके कान के पीछे जोरदार प्रहार किया। रहस्यमय कोमा और शारीरिक कोमा दोनों साथ। नकली थरीज़े को सुरक्षित रूप से निष्क्रिय करने के बाद लूमियन ने उसे धीरे से कालीन पर लिटा दिया और बेहोश एडेना से सावधानीपूर्वक दूरी बनाए रखी। वह उस महिला के पास बैठ गया जिसे वह रेसिपिएंट मान रहा था और उसके कपड़े तथा हैंडबैग में कैनिस्टर्स तलाशने लगा। ब्लिस सोसाइटी द्वारा आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले रहस्यमय नशीले पदार्थों से परिचित होने के कारण लूमियन ने सेडेटिव्स का एक कैनिस्टर ढूंढ लिया। उसने ढक्कन खोला और उसे नकली थरीज़े की नाक के पास ले जाकर 10 सेकंड से ज़्यादा समय तक सूंघने दिया। तभी लूमियन ने राहत की सांस ली। उसने सेडेटिव को रख दिया। अब उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि नकली थरीज़ा अचानक जाग जाएगी। वह खड़ा हुआ और आंशिक रूप से बंद पर्दे वाली खिड़की की ओर गया। लूमियन ने सामने वाली इमारत की 5वीं मंजिल की ओर अंगूठा और तर्जनी मिलाकर गोल संकेत किया। बाकी 3 उंगलियां फैली रहीं। वह फ्रैंका को बता रहा था कि ऑपरेशन सफल रहा है, लक्ष्य काबू में है और अब वह उसके पास आ सकती है। आगे चलकर लूमियन को मैजिक मिरर डिविनेशन की ज़रूरत पड़ सकती थी। पर्दे पूरी तरह खींचने के बाद लूमियन ने बेहोश नकली थरीज़े की ओर देखा और मन ही मन भरी। जानकारी बेहद ज़रूरी है। यही सिद्धांत क्षमताओं के तालमेल पर भी लागू होता है। एक्टर पाथवे के सीक्वेंस 9 से सीक्वेंस 5 तक के नामों और विशेषताओं और उनसे जुड़ी इच्छाओं और अवस्थाओं की मोटी समझ के बिना लूमियन इतना बड़ा जोखिम नहीं उठाता। वह कुछ ही सेकंड में स्थिति को सुलझा नहीं पाता। कंट्रैक्टी की 3 क्षमताओं के मामले में भी अगर उन्हें सोच समझकर चुना और सामंजस्य नहीं किया गया होता तो उन्हें सीक्वेंस 9 हंटर भी आसानी से हरा सकता था, जैसे कॉडू के खंडहरों में माउथ ऑरिफिस मॉन्स्टर। स्पिरिट वर्ल्ड ट्रिवर्सल और स्पेल ऑफ हैरम्फ के साथ भी लूमियन कुछ सीक्वेंस 5S का सामना कर सकता था, लेकिन लंबे समय तक ऐसा करना बेहद कठिन होता। जब लूमियन फ्रैंका के आने का इंतजार कर रहा था, जो एडेना के अपार्टमेंट से सटे कमरे में थी, ब्राउन साउरॉन छाया में छिपी रही। उसकी तीक्ष्ण इंद्रियां दीवार के पार की स्थिति पर लगी थीं और वह सामने की इमारत को घूर रही थी। वह पहले ही एडेना और नकली थरीज़े के अपार्टमेंट लौटने की आवाज़ें और पर्दों की सरसराहट महसूस कर चुकी थी। ये दृश्य उसके मन में सजीव रूप से चल रहे थे। स्थिति उसे कचोट रही थी। उसे गहरा अन्याय और पीड़ा महसूस हो रही थी, मानो उसने स्वेच्छा से अपनी प्रेमिका को अपनी रोमांटिक प्रतिद्वंद्वी की बाहों में सौंप दिया हो। भले ही वह जानती थी कि यह एक सुनियोजित जाल है और उसकी प्रेमिका तथा प्रतिद्वंद्वी पहले भी कई बार अंतरंग हो चुके हैं, फिर भी चिंता और बेचैनी उसे घेर रही थी। बीच बीच में आती आवाज़ें उसकी कल्पना को और उकसा देती थीं। वहां खड़े रहना उसे असहज कर रहा था और दीवार से टिकना भी उसकी बेचैनी कम नहीं कर पा रहा था। सामने फ्रैंका और उसके युवा प्रेमी के छिपे अपार्टमेंट को देखते हुए ब्राउन साउरॉन ने झुंझलाकर बड़बड़ाया, उन्होंने अब तक हमला क्यों नहीं किया? फ्रैंका ने अपना कंसीलमेंट समाप्त किया और चुपचाप एडेना के अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोला। सबसे पहले उसने लूमियन को देखा, सुनहरे बालों और नीली आंखों वाला लंबा दुबला आदमी। वह बेहोश एडेना के पास झुका हुआ था और जोर जोर से गीले तौलिए से उसका चेहरा पोंछ रहा था। फ्रैंका ने धीमी आवाज़ में उलझन से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? लक्ष्य तो ब्लिस सोसाइटी की वह सदस्य होनी चाहिए थी जो थरीज़ा आर्ट डीलर बनकर आई थी, है ना? लूमियन ने शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया। मेरे दिमाग में अचानक एक विचार आया। एक्टर्स किसी की भी नकल कर सकते हैं। एक बार नकली थरीज़ा ऑल्डिना के साथ अंतरंग रिश्ता बना ले तो वह इस महिला साथी को आसानी से नियंत्रित कर सकती है और उसकी नकल करके रेड हाउस कैफे की फीमेल ऑर्जीज में घुसपैठ कर सकती है। सबकी जानी पहचानी एडेना के जरिए ब्लिस सोसाइटी का दर्शन और छिपा हुआ ईवल गॉड का विश्वास फैलाना किसी नए सदस्य से कहीं ज्यादा प्रभावशाली और भरोसेमंद होगा। ये कहते हुए लूमियन ने ठंडे स्वर में बेडरूम की ओर देखा और बोला, शायद असली एडेना यहाँ किसी कोने में एक लाश के रूप में छिपी हो। फ्रैंका अनायास ही उस भयावह दृश्य की कल्पना करने लगी और उसने गहरी सांस ली। उसने पीठ सीधी की और बुदबुदाई, बुरी कहानी नहीं है, मैं बाद में जेना को सुनाऊंगी। बुदबुदाने के बाद उसने चुपचाप दरवाज़ा बंद किया। लूमियन के पास आए और उसके संदेह का खंडन किया। ब्राउन साउरॉन शायद डिमनेस ऑफ प्लेजर है। क्या वह अपनी महिला साथी की असलियत पहचान नहीं सकती? इसके अलावा उसने एडेना से पूछताछ की है और एक्टर की क्षमताओं का मोटा अंदाज़ा जानती है। लूमियन, जो मदद करते हुए एडेना का मेकअप हटा रहा था, ने पुष्टि की कि रूप बदले जाने के बावजूद वह वही व्यक्ति थी। वह हंसा और बोला, तुम्हारे वर्णन के आधार पर मैं ब्राउन साउरॉन के निर्णय पर पूरी तरह भरोसा नहीं करता। बियॉन्ड क्षेत्र में उसका अनुभव तुमसे कम है। हालांकि डिमिनिस सेक्ट का समर्थन और पुष्टि मौजूद है, इसलिए पूछताछ के नतीजे भरोसेमंद हैं। लूमियन ने एडेना को फिर नहीं देखा।
उसने उस नकली थरीजर की ओर इशारा किया जो 3 स्तरीय बेहोशी में थी, हरम स्पेल, शारीरिक प्रहार और ब्लिस सोसाइटी के सेडेटिव से। वह फ्रैंक की ओर मुड़ा और बोला, मैजिक मिरर डिविनेशन का इस्तेमाल करके पुष्टि करो कि वह ब्लिस सोसाइटी की कॉ मेंबर है या नहीं। हालांकि कॉन्सर्ट में उसके प्रदर्शन के आधार पर लूमियन को पहले ही शक था कि नकली थरीजर कॉ मेंबर है, लेकिन उन्होंने पूरा रास्ता उसका पीछा नहीं किया था। वे सीधे मंजिल पर इंतजार कर रहे थे। क्या पता रास्ते में उसे कुछ गड़बड़ लगी हो और उसने किसी डिकॉय से अदला बदली कर ली हो। ब्लिस सोसाइटी के ट्रूथ सीरम जैसे विशेष कंकॉक्शन के उसके पास होने से यह साफ था कि उसका ब्लिस सोसाइटी से संबंध है, लेकिन यह तय नहीं था कि वह कॉ मेंबर है या नहीं। यही जवाब लूमियन की आगे की कार्रवाई तय करेगा। अडेना के अपार्टमेंट के बगल में ब्राउन साउरॉन अब भी हलचल पर नजर रखे हुए थी। वह हल्की सी अस्पष्ट बातचीत सुन पा रही थी, मगर ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था। अडेना और नकली थरीजर थोड़ी देर बात करने और रेड वाइन पीने का इरादा रखते हैं। बहुत ज्यादा उग्र नहीं, मगर माहौल रोमांटिक है। ब्राउन साउरॉन ने सामने की इमारत की ओर देखा और मन ही मन फ्रैंकर और उसके प्रेमी से आग्रह किया कि वे शुरू करें, उम्मीद करते हुए कि वे नकली थरीजर के पूरी तरह इच्छा में डूब जाने तक इंतजार न करें। अडेना के अपार्टमेंट के लिविंग रूम में फ्रैंकर ने दाहिनी हथेली उठाई और तेजी से एक क्रिस्टलीय बर्फ का शूल बनाया। सटीकता से उसने नकली थरीजर के हाथ में छेद किया और थोड़ा सा खून निकाला। नकली थरीजर ने सहज प्रतिक्रिया में हाथ खींच लिया, लेकिन वह 3 स्तरीय कोमा से बाहर नहीं आई। फ्रैंकर ने वह खून एक मिरर पर लगाया, उसे माध्यम और बलिदान की तरह इस्तेमाल करते हुए अंडरवर्ल्ड की किसी सत्ता से आत्माओं की विशिष्ट पहचान जानने की मंशा से। तैयारी पूरी होने के बाद उसने मिरर उठाया और हर्मीज में मंत्र पढ़ा। अंडरवर्ल्ड में मंडराने वाली छाया, संवाद योग्य मित्रवत प्राणी, वह अनोखी आंख जो कभी नहीं मरती। खून से सने मिरर की सतह अचानक गहरे हरे रंग से चमक उठी और फीकी सफेद जलीय रोशनी लहराने लगी। मंत्र के बाद फ्रैंकर ने आदर से पूछा, क्या इस खून का मालिक थरीजर आर्ट डीलर है? नहीं, मिरर से एक उदासीन आवाज आए, मानो अनंत समय के क्षरण को सह रही हो। फ्रैंकर ने दूसरा सवाल पूछा, क्या इस खून का मालिक ट्रियर की ब्लिस सोसाइटी की कॉ मेंबर है? उदासीन आवाज धीरे धीरे गूंजती हुई बोली, हाँ। फ्रैंकर ने आगे सवाल नहीं किए, क्योंकि वह सत्ता एक बार में सिर्फ 2 सवालों का जवाब देती थी। उसने देखा कि फीकी सफेद जलीय रोशनी तेजी से सिमट गई और मिरर की सतह पर लगा खून अजीब तरह से भीतर समा गया और गायब हो गया। लूमियन की ओर मुड़कर फ्रैंकर ने बताया, वह ब्लिस सोसाइटी की कॉ मेंबर है। लूमियन ने हल्की सांस ली और कहा, दुर्भाग्य से मुझे लेबोटमी करना नहीं आता। एंथनी रीड अभी हिप्नोटिस्ट नहीं है, इसलिए हमें सीधे स्पिरिट चैनलिंग ही करना होगा। ट्रूथ सीरम का इस्तेमाल ये सुनिश्चित नहीं करता था कि नकली थरीजर जागने पर प्रतिरोध नहीं करेगी। उसके विश्वास और क्षमताओं को देखते हुए जागने पर एक भीषण लड़ाई तय थी और उसके मारे जाने की पूरी संभावना थी। इसलिए लूमियन ने अभी आगे बढ़ने का फैसला किया। ये कहते हुए वह झुका और उसकी दाहिनी हथेली में लाल लपटें जल उठीं। लपटें आपस में गुंथीं और तेजी से सिमटकर सफ़ेद हो गईं। उसने धीरे से दाहिनी हथेली नकली थरीजर के शरीर पर रखी और जलता हुआ सफ़ेद गोला हवा में विलीन हो गया। धड़ाम! नकली थरीजर के शरीर के भीतर से एक दबी हुई विस्फोटक आवाज़ आई। वह कुछ बार कांपी और फिर उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। फ्रैंकर इस दौरान मैजिक मिरर स्पिरिट चैनलिंग स्पेल की तैयारी में व्यस्त रही। भले ही वह नकली थरीजर के बेहोश रहते हुए ज़बरदस्ती स्पिरिट चैनलिंग कर सकती थी, लेकिन ये सुरक्षित नहीं था। इससे उसके मन और आत्मा को अनावश्यक परेशानी हो सकती थी, और चूंकि लक्ष्य एक ईवल गॉड में विश्वास रखती थी, लापरवाही में करप्शन का खतरा था। अडेना के अपार्टमेंट के पास छाया में छिपी ब्राउन साउरॉन ने एक सूक्ष्म उतार चढ़ाव महसूस किया। शक्तियों का इस्तेमाल हुआ है। क्या ये शुरू हो गया? उसने सोचा कि क्या नकली थरीजर ने मदर ट्री ऑफ डिजायर पाथवे की शक्तियां छेड़खानी के लिए इस्तेमाल की, या फ्रैंकर रोलैंड और उसका प्रेमी पहले ही भीतर घुसकर हमला करने वाले हैं। बिना देर किए काले हंटिंग सूट में ब्राउन साउरॉन ने चुपचाप खिड़की खोली और छायाओं के सहारे बाहर निकल आए। वह बाहरी दीवार से चिपकी और धीरे धीरे अडेना के अपार्टमेंट की ओर बढ़ी। फ्रैंकर ने मैजिक मिरर स्पिरिट चैनलिंग स्पेल पूरा किया और गहरी अंधेरी मिरर की जलीय रोशनी झिलमिलाई, जिसमें एक सुंदर मगर फीका सफेद चेहरा परावर्तित हुआ। तुम्हारा नाम क्या है? फ्रैंकर ने सीधे पूछा, सबसे सरल सवाल से स्पेल का असर परखते हुए। नकली थरीजर की आभासी आवाज आई, मैं बेयट्रस इनकॉट हूँ। तुम्हारी असली पहचान क्या है? फ्रैंकर ने पूछा। बेयट्रस इनकॉट का भाव स्थिर रहा। उसने जवाब दिया, मैं एक वाइनरी चलाती हूँ। यह मेरे दिवंगत पति की है। फ्रैंकर ने फिर अहम सवाल पर ध्यान केंद्रित किया, क्या तुम ब्लिस सोसाइटी की कॉ मेंबर हो? हाँ। बेयट्रस इनकॉट ने हल्का सा सिर हिलाया। फ्रैंकर ने ब्लिस सोसाइटी के विश्वास या हालिया रहस्योद्घाटनों पर नहीं पूछा। हालांकि वह ईवल गॉड मदर ट्री ऑफ डिजायर से उतनी नहीं डरती थी जितनी सेलेस्टियल वर्थी ऑफ हेवन एंड अर्थ फॉर ब्लेसिंग से, इतना कि स्पिरिट चैनलिंग से डर जाए, फिर भी वह जोखिम जानती थी।
उसे पता था क्या पूछना सुरक्षित है और क्या करप्शन ला सकता है। थोड़ा रुककर उसने पूछा, क्या तुम लूमियन ली या सील डुबवा को जानती हो? बेatrice ने धुंधले स्वर में कहा, मैं नहीं जानती। मैं नहीं जानती। लूमियन, जो सुन रहा था, ने भौं उठाई। ब्लिस सोसाइटी के कॉ मेंबर्स में से कोई भी सुज़ैना मैटाइस की अंतिम योजना नहीं जानता। फ्रैंका भी हैरान हुई। उसने भौहें सिकुड़ी और पूछा, सुज़ैना मैटाइस अपनी मौत से पहले मार्केट डिस्ट्रिक्ट क्यों गई थी? बेatrice इनकॉट ने शांत स्वर में कहा, वह महान डिवाइन ट्री को जगाना चाहती थी और उसकी जड़ों को फोर्थ ईपॉक ट्री में प्रवेश दिलाना चाहती थी, ताकि उसका मुकुट झूठे देवताओं के राज्य तक पहुंच सके। क्या उसने अवेकनिंग प्रक्रिया के बारे में कुछ कहा? फ्रैंका ने दबाव डाला। बेatrice इनकॉट की आवाज़ ठंडी हो गई और उसका भाव और भी लकड़ी जैसा हो गया। उसने नहीं बताया। वे सच में नहीं जानते कि सुज़ैना मैटाइस मुझे पकड़कर मदर ट्री ऑफ डिज़ायर को बलि चढ़ाना चाहती थी। लूमियन के विचार तेजी से दौड़े और उसने फ्रैंका के कान में एक नाम फुसफुसाया, माइपुमेयर। फ्रैंका समझ गई और मिरर में मौजूद आत्मा से पूछा, माइपुमेयर कहाँ है? माइपुमेयर, थिएटर द लैंसियन केज पिजन्स का पूर्व मैनेजर, सुज़ैना मैटाइस का प्रेमी और उसका सबसे भरोसेमंद अधीनस्थ था। बेatrice ने और भी मृत सरीखी आवाज़ में जवाब दिया, मुझे नहीं पता। वह आदमी है और हम उससे घृणा करते हैं और दूरी रखते हैं। ये सुनकर लूमियन को समझ आ गया। मोटे तौर पर कारण स्पष्ट हो गया। ट्री ऑफ शैडो के मामले में ईवल स्पिरिट बन चुकी सुज़ैना मैटाइस अपने चुनावों और कार्यों में बेहद चरमपंथी थी। उसने ब्लिस सोसाइटी के अन्य कॉ मेंबर्स को विस्तृत स्थिति या प्रगति की जानकारी नहीं दी। केवल उसके सीधे अधीनस्थ माइपुमेयर और शार्लेट कैल्विनो पूरी योजना जानते थे। सुज़ैना मैटाइस और शार्लेट कैल्विनो की मौत के बाद माइपुमेयर, जो पहले के सहारे कॉ मेंबर बना था, बहिष्कृत और दबाया गया। नतीजतन उसने यह मुद्दे किसी और को नहीं बताए। ये तर्कसंगत था। इच्छा पर आधारित गुप्त संगठन में तरह तरह की इच्छाएं होती हैं, खुली और छिपी हुई। महिलाओं को केंद्र में रखकर महिलाओं से प्रेम का समर्थन करने वाले कॉ ग्रुप में माइपुमेयर एक स्पष्ट असंगति था। फ्रैंका ने कुछ सेकंड सोचा और सवाल बदला, फिलहाल माइपुमेयर की क्या योजना है? बेatrice का चेहरा फीका सफ़ेद और हरा पड़ गया और उसकी जर्सी अभिव्यक्ति भी गायब हो गई। कुछ हफ्ते पहले माइपुमेयर ने कहा था कि वह मार्केट डिस्ट्रिक्ट में चुपके से लौटकर कुछ करना चाहता है। तब से मैंने उसे नहीं देखा। मार्केट डिस्ट्रिक्ट में लौटकर कुछ करना? लूमियन और फ्रैंका दोनों चौंक गए। माइपुमेयर मार्केट डिस्ट्रिक्ट क्यों लौटा? क्या वह सच में सुज़ैना मैटाइस की परवाह करता था और बदला लेना चाहता था? लेकिन फिर भी ब्लिस सोसाइटी के अन्य कॉ मेंबर्स को असली कातिल और छिपे रहस्य उजागर करना ही बदला लेने का सबसे सही तरीका होता। पूरे संगठन की ताकत इस्तेमाल किए बिना, अकेले अपनी क्षमताओं पर भरोसा करके, वह अनजाने में अपने शत्रु लूमियन की ही मदद करता। बेatrice के पीले चेहरे और खाली नज़र को देखते हुए लूमियन ने माइपुमेयर के दृष्टिकोण से सोचने की कोशिश की। सीक्वेंस 6 रेसिपिएंट होने के नाते माइपुमेयर के भीतर पहचान पाने की अतृप्त भूख और कुछ बड़ा कर दिखाने की तीव्र इच्छा है। ब्लिस सोसाइटी के अन्य कॉ मेंबर्स द्वारा ठुकराए जाने और अलग थलग किए जाने के बावजूद उसके पास अकेले कोई बड़ा योगदान देकर सच्ची पहचान पाने का मकसद है। ट्री ऑफ शैडो के अस्तित्व को बेatrice और दूसरों के सामने उजागर करना एक योगदान माना जा सकता है, लेकिन ये सुज़ैना मैटाइस की तरह अपनी पिछली गलतियों को खुद सुधारकर मदर ट्री ऑफ डिज़ायर को पूरी तरह संतुष्ट करने जितना नहीं है। दूसरा रास्ता उसे सच में पहचान दिला सकता है। यह अजीब सी प्रतिस्पर्धा आम लोगों को उलझन में डाल सकती है, लेकिन रेसिपिएंट के लिए यह असामान्य नहीं है। अब सवाल यह है, पहचान की इस तलाश में माइपुमेयर क्या हासिल करना चाहता है? क्या वह मुझसे बदला लेना चाहता है? सीधी टक्कर में उसकी उम्मीद कम है, लेकिन अगर वह छाया में छिपकर किसी अहम पल में मुझ पर असर डाले तो वह बड़ा खतरा बन सकता है। आखिर मेरे पास कोई सब्स्टिट्यूट एबिलिटी नहीं है और मेरी शारीरिक ताकत आम लोगों से गुणात्मक रूप से अलग नहीं है। वह रिवॉल्वर से मुझे मार सकता है, लेकिन माइपुमेयर ने सुज़ैना मैटाइस से मेरे बारे में बहुत कुछ सुना होगा। मुमकिन है उसे मेरे शरीर में सील एंजल के बारे में पता हो। क्या उसे डर नहीं कि मेरी मौत के बाद करप्शन फूट पड़ेगी और उसे भी घसीट ले जाएगी? अगर वह खुद मर गया तो पहचान की उसकी लालसा कैसे पूरी होगी? या फिर क्या एक शक्तिशाली दुश्मन को अपने साथ कब्र में ले जाना ही ब्लिस सोसाइटी के अन्य सदस्यों को चकित और पश्चाताप व प्रशंसा से भर देने के लिए काफ़ी होगा? क्या उसका अंतिम लक्ष्य आंसुओं में चरम पर पहुंचना और इच्छा द्वारा मृत्यु की ओर धकेला जाना है? या फिर क्या वह सुज़ैना मैटाइस जैसी बलि देना चाहता है? हाँ, मदर ट्री ऑफ डिज़ायर से पहचान पाना तो और भी उच्च स्तर की महान उपलब्धि होगी, लेकिन ट्री ऑफ शैडो बुरी तरह क्षतिग्रस्त है और लंबे समय तक ठीक नहीं होगा। वह ऐसी बलि कैसे दे पाएगा? लूमियन माइपुमेयर की योजना या मंशा को पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था, बस उसके उद्देश्यों को धुंधले तौर पर पकड़ पा रहा था। फिर भी राहगीरों, पास के किराएदारों, डांस हॉल के ग्राहकों और फेरी वालों के बीच कहीं छिपी बर्फीली आंखों की कल्पना मात्र से ही उसके भीतर चिढ़ और हिंसा उमड़ पड़ी।
मानो उसके किसी करीबी की जगह चुपचाप माइपू मेयर ने ले ली हो। वह एक्टर को बेनकाब करने के लिए व्याकुल था। कॉन्ट्रैक्ट्स, आइटम्स और ब्रांड्स के दुष्प्रभाव अब भी उसकी भावनाओं को अस्थिर कर रहे थे। दूसरी ओर फ्रैंकर इस पर अटकी नहीं। मैजिक मिरर स्पिरिट चैनलिंग स्पेल सामान्य स्पिरिट चैनलिंग स्पेल से ज़्यादा देर तक चल सकता था, लेकिन यह भी असीम नहीं था। इसकी समय सीमा मिनटों में नापी जाती थी। वह इस कीमती समय को ऐसे विश्लेषण में बर्बाद नहीं करना चाहती थी जिसे बाद में किया जा सकता था। ब्लिस सोसाइटी के सभी सदस्यों में माइपू मेयर का किससे सबसे करीबी रिश्ता है। उसके सबसे मजबूत संबंध मार्केट डिस्ट्रिक्ट के सदस्यों से थे, लेकिन वे या तो मर चुके हैं या पकड़े जा चुके हैं। सचमुच बहिष्कृत फ्रैंकर की उम्मीदें टूट गईं और उसने आगे पूछा, ब्लिस सोसाइटी में कौन माइपू मेयर के ठिकाने और योजनाओं के बारे में जानने की सबसे ज्यादा संभावना रखता है। बेयट्रस ने बेजान स्वर में जवाब दिया, कोई नहीं, यहां तक कि नई हाई प्रीस्टेस भी नहीं। फ्रैंकर एक बंद गली में फंस गई और उसने सवाल बदल दिया, यह नई हाई प्रीस्टेस कौन है। बेयट्रस की आंखें मिरर पर पहले से कहीं ज्यादा पारदर्शी लगने लगीं। उसका नाम सिबा है। उसकी असली पहचान क्या है। फ्रैंकर ने दबाव डाला। मिरर की सतह पर बेयट्रस की आंखें और भी फीकी हो गईं। मुझे नहीं पता। वह बाद में हमसे जुड़ी। तब तक हम सिर्फ एक साधारण लेस्बियन ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहे थे, हमने अपनी असली पहचान छिपानी शुरू कर दी थी। सिबा शायद अब भी एक थिएटर एक्ट्रेस हो सकती है। अडेना के अपार्टमेंट की बाहरी दीवार पर ब्राउन साउरॉन खामोशी से चिपकी रही, किसी विशाल काली मकड़ी की तरह। पर्दों के पीछे से उसे बस पास दो परछाइयां दिख रही थीं। आवाजें पहले से भी हल्की और दूर थीं, मगर वह उन्हें स्त्री स्वर के रूप में पहचान पा रही थी। अडेना और नकली थरीजा अब भी बात कर रही हैं। यह मेल नहीं खाता। इतनी नज़दीक से, असैसिन की तीक्ष्ण सुनवाई के साथ, मुझे बंद कांच और मोटे पर्दों के बावजूद उन्हें साफ सुन लेना चाहिए, अंदर क्या हो रहा है। ब्राउन साउरॉन की बेचैनी और जिज्ञासा बढ़ती गई और उसने खिड़की की दरार से अदृश्य मकड़ी का रेशम बढ़ाने की कोशिश की। फ्रैंकर का मैजिक मिरर स्पिरिट चैनलिंग स्पेल अपनी सीमा पर पहुंच गया और उसने समझदारी से उसे समाप्त कर दिया। उसने देखा कि बेयट्रस इनकॉट की छवि मिरर की सतह से गायब हो गई। वह ज्यादा निराश नहीं हुई, क्योंकि ब्लिस सोसाइटी के कई को मेंबर्स और उनकी साप्ताहिक बैठकों का समय, स्थान और तरीका वह पहले ही जान चुकी थी। लेकिन उन्हें व्यक्तिगत रूप से ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। उन्हें सील के बारे में पता नहीं है। रोज स्कूल ऑफ थॉट उन्हें ढूंढ भी ले तो भी कोई काम की जानकारी नहीं निकलेगी। फ्रैंकर ने लूमियन की ओर देखा, मिरर को समेटा और स्पिरिचुअलिटी की दीवार को हटा दिया। तेज हवा के बीच दोनों ने खिड़की पर हलचल और किसी मानव सदृश आकृति की मौजूदगी महसूस की। स्पिरिचुअलिटी की दीवार ने उनके आंदोलनों को अलग किया था, हस्तक्षेप कम किया था, लेकिन आसपास की निगरानी और अनुभूति को भी प्रभावित किया था। फ्रैंकर का रूप अचानक गायब हो गया और लूमियन साइड में हट गया, खिड़की की सीधी नज़र से बचते हुए। उन्होंने तुरंत हमला नहीं किया, क्योंकि उन्हें बाहर कौन है इसका मोटा अंदाजा था। जैसे ही वह प्रतिक्रिया देने ही वाली थी, उसने फ्रैंकर रोलैंड के वर्तमान बदले हुए चेहरे को देख लिया। उनकी नज़रें मिली और 10 सेकंड से ज्यादा तक खामोशी छाई रही। आखिरकार ब्राउन्स होश में आए और चिंता से पूछा, अडेना कहाँ है। वह बेहोश है। फ्रैंकर ने खिड़की के पास कालीन की ओर इशारा किया। ब्राउन्स ने अपनी महिला साथी को देखा, फिर निश्चल पड़ी नकली थरीजे को देखा और फिर पूछा, क्या निपटा दिया गया। हो गया, फ्रैंकर ने शांत स्वर में कहा। स्पिरिट चैनलिंग पहले ही खत्म हो चुका था। ब्राउन्स की नज़र फ्रैंकर और लूमियन के बीच डोलने लगी। उसके चेहरे पर हैरानी और उलझन थी। उसने पूछा, तुमने हमला कब किया। पर्दे पूरी तरह खींचे जाने से पहले फ्रैंकर जवाब देने ही वाली थी, फिर रुक गई। उसे एहसास हुआ कि हमला कब हुआ ये बताने से सील और उसकी लड़ाकू क्षमताएं उजागर हो सकती हैं। उसने तुरंत जवाब बदला और मुस्कुरा दी, क्यों न तुम खुद अंदाजा लगाओ। ब्राउन साउरॉन ने वह हल्की सी हलचल याद की जो उसने महसूस की थी, मगर उसे लड़ाई का कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिला। यह उसे और भी हैरान कर गया। क्या यह उन्मुक्त डिमनेस और उसका युवा साथी सच में इतने ताकतवर हैं? क्या उनके ज्यादा अनुभव और विविध उपलब्धियां वाकई इतना फायदा देती हैं? ईर्ष्या से भरी, ब्राउन्स कमरे में कूद पड़ी और खिड़की बंद कर दी। उसे हमसे हमला होने की जरा भी चिंता नहीं लगती। क्या वह अनुभवहीन है, या डिमनेस की विभिन्न सब्स्टिट्यूट्स पर उसे पूरा भरोसा है, या फिर वह किसी और चीज पर निर्भर है? लूमियन ने उदासीनता से देखा, कोई हरकत नहीं की। फ्रैंकर ने मुस्कान बनाए रखी और कहा, हमने कुछ जानकारी जुटाई है, जिसमें ब्लिस सोसाइटी की मौजूदा हाई प्रीस्टेस और कुछ को मेंबर्स के बारे में भी शामिल है। उसने बेयट्रस से मिली जानकारी बतानी शुरू की। जैसे जैसे ब्राउन सुनती गई, उसकी हैरानी बढ़ती गई। उन्होंने इतनी जानकारी कैसे जुटा ली? इसमें तो काफी समय लगना चाहिए था। उन्होंने हमला कब किया और लड़ाई खत्म करने में कितना समय लगा? क्या ऐसा हो सकता है कि नकली थरीजर के कमरे में घुसते ही, खिड़की के पास पहुंचते ही, उसे घात लगा दी गई हो?
उसके अवलोकन के अनुसार ब्लिस सोसाइटी की यह सदस्य शायद सीक्वेंस 6 रेसिपिएंट थी, उसके और फ्रैंकर रोलैंड के बराबर, बल्कि शायद सीक्वेंस 7 पायरोमैनियाक सील डुबवा से भी ऊपर। फ्रैंकर ने ब्राउन्स की प्रतिक्रिया पर ध्यान नहीं दिया और आगे कहा, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि समस्या हमारी सोच से सरल है और सुलझ चुकी है। अब ये तुम्हारी समस्या है। हे बेयट्रस ही एकमात्र कॉ मेंबर नहीं है जिसकी रेड हाउस कैफे में दिलचस्पी है। वह इशारों में बता रही थी कि बाकी ब्लिस सोसाइटी सदस्यों को खत्म करने की जिम्मेदारी डिमिनेस सेक्ट को ले लेनी चाहिए। क्या तुम मुझे उकसा रही हो? ब्राउन्स ने तीखे स्वर में पूछा। फ्रैंकर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, बस याद दिला रही हूं। जब उनकी बातचीत चल ही रही थी, लूमियन बेयट्रस की बेजान देह के पास लौटा, झुका और गहन तलाशी ली। इस बार उसे 1500 वर्ल्ड ऑर के बैंकनोट्स और गोल्ड कॉइन्स मिले, साथ ही एक करीने से मोड़ा हुआ नोट भी। लूमियन ने नोट खोला और उसमें लिखी इंटिसियन पढ़ी, 3 दिनों के भीतर हॉस्टल जाकर पेंटिंग ले आओ। हॉस्टल? कौन सा हॉस्टल? कौन सी पेंटिंग? ये तो असली आर्ट डीलर थरीजर के साथ हुआ कोई सौदा लगता है, मगर रसीद किसी तरह इम्पोस्टर के हाथ लग गई। असली थरीजर अब कहाँ है? हम ये पूछना भूल गए। लूमियन ने नोट पकड़े हुए निहितार्थों पर विचार किया। वह खड़ा हुआ और ब्राउन साउरॉन से असली थरीजर की स्थिति के बारे में पूछने ही वाला था। हालांकि ब्राउन समझ रही थी कि फ्रैंकर उसे उकसा रही है, फिर भी वह यह मानने से इनकार नहीं कर सकती थी कि फ्रैंकर की बात में दम है। ब्राउन्स ने अडेना की ओर देखा और उसे जगाने की कोशिश की। उसी पल तीनों एक साथ ठिठक गए और बेयट्रस इनकॉट की बेजान देह की ओर देखने लगे। वहां की रोशनी थोड़ी सी मंद पड़ गई और लाश में सूक्ष्म बदलाव होने लगा। बेयट्रस इनकॉट भले ही मर चुकी थी, लेकिन उसके भीतर कुछ हिलता हुआ सा लगा। धीरे धीरे वह बाहर रिसने लगा, अदृश्य भाव की तरह उठता हुआ, मानो किसी दूर की अंधेरी जगह में भागने की कोशिश कर रहा हो। इससे आसपास की रोशनी मंद पड़ गई और अपार्टमेंट की छत अजीब तरह से अलौकिक लगने लगी। लूमियन, फ्रैंकर और ब्राउन्स को एक असामान्य एहसास हुआ, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। यह ऐसा नहीं था कि कोई सचमुच घूर रहा हो, बल्कि ऐसा था मानो पूरी इमारत में वे ही अकेले हों और ऊपर आकाश में लाल चांदनी बिना किसी बाधा के उन पर गिर रही हो, एक डरावनी चमक बिखेरते हुए। धक धक, लूमियन का दिल तेजी से धड़कने लगा। भविष्यवाणी में निपुण दोनों डिमेनेसिस को आसन खतरे का तीव्र एहसास हुआ। अचानक बेयट्रस इनकॉट के मृत चेहरे पर एक पारदर्शी खून की फुंसी उभर आई। उसके बाद एक अजीब पेड़ जैसा भूरा वॉट दिखाई दिया। वॉट फट गया और उससे खून सा मवाद रिसने लगा, गीला और चिपचिपा। कब किया? लूमियन की पुतलियां फैल गईं। इस मोड़ से वह पूरी तरह चौंक गया। हालांकि उसने ब्लिस सोसाइटी के कई सदस्यों को मार डाला था और कुछ समय उनके शवों के पास भी बिताया था, लेकिन उसने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। मौत सब कुछ खत्म कर देती है, फिर एक लाश कैसे आसपास बेचैनी पैदा कर सकती है? हालांकि लूमियन स्थिति को पूरी तरह नहीं समझ पाया, फिर भी उसने तुरंत योजना बना ली। उसने धुंधली, भ्रम जैसी छत और दीवारों के भीतर की हलचल को देखा। उसका इरादा था आगे बढ़कर बेयट्रस की लाश उठाना और एल्बर्ट माइंस में टेलीपोर्ट कर जाना, एक ऐसी जगह जहां वह पहले जा चुका था। फोर्थ इपॉक्ट्रियर के अंडरग्राउंड में जितना गहरे जाओ, खतरा उतना ही बढ़ता है। वहां तरह तरह के भ्रष्ट तत्व छिपे हैं जो नियंत्रण खोने का कारण बनते हैं। म्यूटेशन की कगार पर खड़ी एक लाश भी वहां कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। वह जगह अपने आप में समस्याओं का ढेर है। लूमियन ने स्पिरिट वर्ल्ड रिवर्सल का तीसरी बार इस्तेमाल कर सतह पर लौटने और बेयट्रस की लाश छोड़कर खतरे से बच निकलने की योजना बनाई। जब लूमियन फैसला कर ही रहा था, फ्रैंकर सहज रूप से बेयट्रस की लाश की ओर बढ़ी, जिस पर अब दूसरा पेड़ जैसा वॉट उभर चुका था। उसका दाहिना हाथ उसके ड्रेस की छिपी जेब में गया, जहां वह अंडरग्राउंड में मिला प्राचीन मिरर निकालने वाली थी। यह एंशिएंट मिरर एक अजीब और खतरनाक मिरर वर्ल्ड से जुड़ा था। वह बेयट्रस की लाश को उसमें बंद करने की कोशिश कर सकती थी, ताकि एक खतरा दूसरे से टकरा जाए। इससे उन्हें सोचने के लिए कीमती समय मिल जाता। अंततः, चाहे मदर ट्री ऑफ डिजायर का मृतास्तिक जीतता या रहस्यमय मिरर वर्ल्ड करप्शन को सोखकर म्यूटेशन को शांत कर देता, इसका सीधा असर फ्रैंकर, वहां मौजूद इंसानों या आसपास के निवासियों पर नहीं पड़ता। उनकी तुलना में कम अनुभवी ब्राउन साउरॉन की पहली प्रतिक्रिया थी कि काले शोलों से लाश में बची स्पिरिचुअलिटी को जला दे और उभरती म्यूटेशन को जमा दे। बिगड़ती स्थिति को रोकने का ये सबसे डिमेनेस सा तरीका था। उसी क्षण लूमियन और अन्य ने आसपास की रोशनी में भारी गिरावट महसूस की, मानो लाल चांद गायब हो गया हो और सिर्फ कुछ धुंधले वॉल लैम्प्स बचे हों। स्वाभाविक रूप से लूमियन ने खिड़की की ओर देखा और पाया कि कांच पूरी तरह काला हो चुका था, बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह खिड़की से बदलकर एक सील बाधा बन गया था। साथ ही बेयट्रस के शरीर से निकलती वह निराकार सत्ता रास्ता खो बैठी, अनंत अंधेरे तक पहुंचने में असमर्थ। वह भटकती हुई सी दिखी और फिर धीरे धीरे सिमट गई। किसी अज्ञात सत्ता से उनका रहस्यमय संपर्क टूट गया। लूमियन, फ्रैंकर और ब्राउन्स को अब वह देखे जाने और अदृश्य आंखों से रोशन होने का एहसास नहीं रहा।
धक धक उनके दिलों की धड़कनें धीरे धीरे सामान्य हो गईं जब उन्होंने देखा कि बेट्रस के शरीर पर मौजूद पेड़ जैसा वॉट तेजी से मुरझा गया और नई फुंसियां नहीं उभरीं। लाश के आसपास का अंधेरा धीरे धीरे छट गया और कोई अदृश्य वस्तु बेट्रस की लाश पर पहने डायमंड नेकलेस से चिपकती हुई लगने लगी। लाल चांदनी के नीचे 23 रू मैनियर की इमारत अंधेरे में डूबी रही। हर खिड़की बुझी हुई थी, जीवन का कोई संकेत नहीं। वह किसी भुता घर जैसी भयावह शांति बिखेर रही थी। सामने एक अपार्टमेंट के भीतर एक अनोखा और अलंकृत मिरर एक साफ सुथरे हाथ में टिका था। मिरर पर काले सांपों की जटिल नक्काशी थी जो आपस में उलझे हुए थे। हर सांप के सिर पर एक बड़ी लाल आंख थी, बिना मुंह या दांतों के। उसी पल मिरर की सतह बिल्कुल साफ थी, जिसमें एक अच्छी तरह रोशन दृश्य दिख रहा था। हर मंजिल की खिड़कियों से गैस वॉल लैंप्स की गर्म पीली रोशनी झर रही थी और अलग अलग घरेलू दृश्य दिखाई दे रहे थे। पहली मंजिल पर बुजुर्ग गार्ड जमीन से उठाई सिगरेट पीते हुए लॉबी की दीवार से टिका था, रात की शांति का आनंद लेते हुए। दूसरी मंजिल पर एक जोड़ा लिविंग रूम में था, एक उपन्यास में डूबा हुआ, दूसरा सामने अखबार खोले बैठा। तीसरी मंजिल पर अधखुली खिड़की के पास आधा नंगा आदमी दरवाजे पर नजर रखे था, किसी भी पल सड़क पर भाग निकलने को तैयार। चौथी मंजिल पर लूमियन, फ्रैंका और ब्राउन्स उलझन में दिख रहे थे। कोई अपनी क्षमताओं से क्राइम सीन से निकलने का रास्ता टटोलने की सोच रहा था, कोई अपनी दाहिनी जेब में कुछ ढूंढ रही थी और तीसरा किसी पूर्वाभास के चलते बाकियों से दूरी बना रहा था। एक और साफ हाथ आगे बढ़ा और एक आंख वाले सांपों से घिरे उस अजीब मिरर को हल्के से छू गया। क्षण भर में मिरर की सतह से रोशन इमारत गायब हो गई और 23 रू मैनियर का शांत उदास अपार्टमेंट एक एक करके रोशन होने लगा। आकृतियां क्रमशः दिखने लगी और दूर की आवाजें सुनाई देने लगीं। लूमियन ने कमरे का जायजा लिया और महसूस किया कि एडेना का अपार्टमेंट अपनी सामान्य अवस्था में लौट आया है। अभेद्य अंधेरा और अजीब कांच जैसी परेशान करने वाली घटनाएं सब गायब हो चुकी थीं। बेट्रस इनकॉर्ट की लाश अपने मूल रूप में लौट आई थी और भयानक परिवर्तन अब बस एक बुरे सपने जैसा लग रहा था। फ्रैंका को किसी भी पल लेकर निकल जाने को तैयार लूमियन कुछ ढीला पड़ा और उसने ब्राउन साउरॉन से नजर मिलाई। डिमिनस सेक्ट इतनी अनुभवहीन सदस्य को फ्रैंका की जांच के लिए नहीं भेजेगा। क्या किसी शक्तिशाली डिमिनस ने, जो चुपचाप स्थिति पर नजर रखे थी, हस्तक्षेप कर संभावित अनियमितताओं को सुलझा दिया? ये व्यवहार मिड सीक्वेंस बियॉन्डर जैसा नहीं लगता। कोई उच्च स्तरीय डिमिनस या सीक्वेंस 5 डिमिनस ऑफ अफ्लिक्शन जिसके पास गॉडहुड आइटम हो। शायद इसी वजह से ब्राउन्स इतने खुले तौर पर भीतर आए, मानो उसे मुझसे या फ्रैंका से हमले की कोई चिंता ही न हो। क्या उस छिपी डिमिनस ने मेरा स्पेल ऑफ हैरम्फ देख लिया होगा? फ्रैंका के विचार भी कुछ ऐसे ही थे। उसने खिड़की से ध्यान हटाकर ब्राउन साउरॉन की ओर देखा। उसने अपना अंदाजा शांत स्वर में रखा, मगर और पूछताछ नहीं की। बेट्रस की लाश की ओर देखते हुए उसने जिज्ञासा और उलझन से पूछा, लगता है नेकलेस बदल गई है। लूमियन ने भी यह बदलाव देखा। नेकलेस का पारदर्शी डायमंड गैस वॉल लैंप की रोशनी को अजीब ढंग से परावर्तित कर रहा था, जिससे उसका दिल तेज धड़कने लगा और मुंह सूख गया। क्या ये फॉलन मर्क्यूरी जैसी कोई बियॉन्डर वेपन बन गई है? क्या पहले मिले बूंस बिना किसी अनियमितता के अपने स्रोत में लौट आए? लूमियन ने मोटा अनुमान लगाया। वह सावधानी से लाश के पास गया और घुटनों के बल बैठ गया। जैसे ही उसने नेकलेस को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, इच्छाओं का सैलाब बेकाबू होकर उमड़ पड़ा और वह सिहरते हुए हाथ पीछे खींच लाया। फ्लॉग जैसे आइटम्स और कई कंट्रैक्चुअल नकारात्मक प्रभावों के साथ वह अब इस नेकलेस को छूने के लिए उपयुक्त नहीं था, क्योंकि इसमें गहरी इच्छाओं को जगाने की शक्ति थी। तुम संभालो। लूमियन ने खड़े होकर फ्रैंका से नेकलेस लेने का इशारा किया। फ्रैंका ने बिना हिचक काम स्वीकार किया और सावधानी से डायमंड नेकलेस उतार ली, उत्साह के साथ। और देर न करते हुए दोनों ने ब्राउन से विदा ली और मार्केट डिस्ट्रिक्ट की ओर लौट चले। एवेन्यू डू मार्श। बेट्रस से निपटने में फ्रैंका सफल रही थी और डिमिनेसेस का ऑर्डर पास करने की संभावना बन गई थी। उसने डिमिनेस ऑफ प्लेजर की क्षमताओं से मेल खाने वाला एक बियॉन्डर आइटम भी पा लिया था। उसका अच्छा मूड साफ झलक रहा था और वह लगभग गुनगुनाने ही वाली थी। उसने पास चलते लूमियन की ओर देखा, जो खामोश था। क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूं कि माइपू मेयर कहाँ छिपा हो सकता है, लूमियन ने गंभीर स्वर में कहा। चलो अभी अंडरग्राउंड चलते हैं। फ्रैंका पल भर के लिए चौंकी, फिर तुरंत उसकी सोच समझ गई। तुम्हें लगता है कि माइपू मेयर उस जगह लौट सकता है जहां सुजाना मैटाइज ने ट्री ऑफ शैडो के लिए बलि दी थी? शायद। लूमियन पूरी तरह निश्चित नहीं था, लेकिन उसे लगा कि वहां कुछ सुराग या निशान मिल सकते हैं। युद्ध से मिली कमाई पर भरोसा बढ़ने के कारण फ्रैंका ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वह लूमियन के साथ एवेन्यू डू मार्श के प्रवेश द्वार से अंडरग्राउंड 3 में उतर गई। रोशनी के लिए फायरबॉल का इस्तेमाल करते हुए वे एक जाना पहचाना रास्ता पकड़कर आगे बढ़े, उस ढही हुई खदान के पास से जहां ब्लिस सोसाइटी का सदस्य रेंटर्स दफन हुआ था और उस जगह से जहां जैना को नशा दिया गया था।
वे ऑल्टर क्षेत्र में और गहरे गए, जहां वे पहले जाने से बचते रहे थे। वह इलाका जले हुए निशानों से भरा था, किसी भी जीव या पहले मौजूद दुष्ट आभा से रहित। मानो उसे कई दिनों तक तेज धूप में रखा गया हो और वहां बस अलग अलग प्राणियों की सूखी हड्डियों के ढेर बचे हों। गुफा की ढहनों और दरारों को मिट्टी और पत्थरों से भर दिया गया था। लूमियन ने ध्यान से निरीक्षण किया और पुराने ऑल्टर के आसपास नए निशान देखे। ये निशान साफ तौर पर एक ही व्यक्ति के नहीं थे, बल्कि अलग अलग आगंतुकों के थे। जैसे जैसे लूमियन इन निशानों और गहरी जमी ढहनों को देखता रहा, ट्री ऑफ शैडो, समारिटन विमेन स्प्रिंग और आयरन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर की साजिश की यादें उसके मन में उमड़ आईं। ये सब अलग अलग दिखने वाले तत्व एक ही बात की ओर इशारा कर रहे थे, अंडरग्राउंड की ओर, ट्रियो के नीचे छिपे इतिहासों और खतरों की ओर। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना और नोवेल एडिट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।